यस फोक्स, तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन ट्रस्ट टैक्सेशन का जो है कंप्लीट डिटेल रिवीजन करेंगे। तो आ जाओ, देखो अपन चालू करते हैं। देखो, इंडिया का जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि भाई अगर आप एक एसएससी हो और आप 1 से लेके 6 वाली जो एक्टिविटीज है उसमें एंगेज हो, तो ये माना जाएगा कि भाई आप जो है चैरिटी का काम कर रहे हो। अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपने आप को जो है एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करा के अपनी इनकम को जो है एग्जाम क्लेम कर सकते हो। अच्छा, आपने जो है पढ़ रखा है कि भाई जो आपका ट्रस्ट है उसकी जो इनकम किस तरह से एग्जाम होती है। तो देखो, जो आपका ट्रस्ट है उसकी 15% इनकम तो फ्लैट एग्जाम हो जाती है और बाकी जो 85% है वो एग्जाम हो जाती है। कंडीशन ये कि भाई आपने क्या करा है, बाकी 85% को अप्लाई करा है फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल पर्पस इन इंडिया। वेरी इजी, तो ये चीज तो अपने पढ़ रखी है, ठीक है ना। अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई चैरिटेबल का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक्टिविटीज क्या है कि भाई आप गरीबों का भला कर रहे हो, या फिर एजुकेशन दे रहे हो, योगा की एक्टिविटीज में एंगेज हो, मेडिकल रिलीफ की एक्टिविटी में एंगेज हो, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक या फिर आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मोटा मोटी अगर आप 1 से लेके 6 वाली एक्टिविटीज में एंगेज हो तो आप जो है अपने आप को एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करा के अपनी इनकम को जो है क्या कर सकते हो, फुल्ली एग्जाम क्लेम कर सकते हो। अच्छा, तो चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सारी की सारी चीजें फ्री में करोगे। अगर आपको जो है प्रॉफिट भी होता है ना, तो इन एक्टिविटीज को करने पे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, एग्जामिशन के लिए एलिजिबल होगा। तो पढ़ो, देखो नोट क्या दे रखा है। इन लोगों ने कहा कि भाई ट्रस्ट विल बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल ट्रस्ट इवन इफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स कैरिंग ऑन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट। तो भाई अगर आप जो है ये वाली एक्टिविटीज कर रहे हो और इन एक्टिविटीज से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको यही माना जाएगा कि भाई आप क्या हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, ठीक है ना। तो सच अ ट्रस्ट विल नॉट बी डिनाइड एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड दैट इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉन चैरिटेबल। वेरी इजी। अब मेरी बात जो है बड़ी ध्यान समझना। एक सेक्शन आता है सेक्शन 1023C। अब सुनो मेरी बात, 1023C पहले मैं समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, आप हॉस्पिटल हो या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, और अगर आप सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका क्या है एजुकेशनल ट्रस्ट है, या फिर जो आपका हॉस्पिटल है, या फिर जो आपका मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, अगर उस इंस्टीट्यूशन में जो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट है वो आपकी टोटल रिसीट के 50% से ज्यादा है, तो ये माना जाएगा कि भाई आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है बेसिकली आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और आप सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट हो एंड करंट टाइम में फॉर एग्जांपल आपको जो है 20 लाख की टोटल रिसीट्स होती है, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है, कोई भी जो है इफ्स एंड बट्स नहीं है, आपको ना तो कोई रजिस्ट्रेशन लेना है ना अप्रूवल लेना है। बात समझ आई। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप यूनिवर्सिटी हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, एंड अगर फॉर एग्जांपल आप पॉइंट नंबर 1 में फॉलो नहीं कर रहे, एंड अगर आपका जो एग्रीगेट टोटल रिसीट्स है, तो अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टोटल रिसीट्स है वो अप टू 5 करोड़ है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, 1023C में जो है अपनी इनकम को फुल्ली एग्जाम क्लेम कर सकते हो। अगेन आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कोई भी अप्रूवल नहीं लेना। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, ये जो 5 करोड़ की लिमिट है इट इज एग्रीगेट फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एजुकेशन का भी काम करता है और फॉर एग्जांपल मेडिकल का भी काम करता है। तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अपन क्या करेंगे, इन दोनों की जो है एग्रीगेट रिसीट्स देखेंगे। अब अगर अप टू 5 करोड़ है, अगर क्या है अप टू 5 करोड़ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने आप की जो इनकम है, आपकी जो भी इनकम है उसको 1023C में एग्जाम क्लेम कर सकते हो। तो समझना भाई, अगर आप जो है चैरिटेबल पर्पस में एंगेज हो तो वन ऑफ द फॉलोइंग 2 एक्टिविटीज हो सकती है। भाई एक तो ये हो सकता है कि भाई आप क्या कहो, आप 1023C में एंगेज हो, मतलब 1023C 1 एंड 2 वाले पॉइंट में जो है कवर हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम को फुल्ली एग्जाम क्लेम कर सकते हो। फुल्ली एग्जाम का मतलब क्या है कि भाई कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं है, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन लेना है ना अप्रूवल लेना है, जितना भी आपका रिसीट्स है पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको जो है बाकायदा क्या करना पड़ेगा, एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर आपकी जो इनकम है वो एग्जाम होगी एज पर सेकंड रिजीम। तो बेसिकली अगर आप जो है इसमें फॉलो नहीं करते, 1023C 1 एंड 2 में फॉलो नहीं करते, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड फिर आपकी इनकम एग्जाम करी जाएगी। अच्छा, फिर अपनी इनकम एग्जाम कैसे करी जाएगी, तो अपन अभी जाके पढ़ेंगे। क्योंकि 15% आपको जो है फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, बाकी 85% आपको जो है एप्लीकेशन के बेसिस पे डिडक्शन दिया जाएगा। लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना। तो देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप जो है पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में फॉलो नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखो ये रहा कि भाई दीज इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द डिफॉल्ट रिजिम। तो सुनो मेरी बात, अगर आप जो है 1023C के पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में क्या हो, फॉलो करते हो, तो आप क्या करोगे, 1023C में जो है अपनी इनकम को फुल्ली एग्जाम क्लेम कर दोगे। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, 1023C को कहा जाता है फर्स्ट रिजिम, जहां पर आपको ना तो कोई रजिस्ट्रेशन लेना है ना अप्रूवल लेना है। अच्छा, अगर आप 1023C के 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, फिर आपकी इनकम जो है एग्जाम करी जाएगी। अच्छा, अब बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन कहां पे लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है सेकंड रिजिम के अंदर। आप रजिस्ट्रेशन लोगे सेकंड रिजिम के अंदर और फिर सेकंड रिजिम में आपको जो है एग्जाम्पशन दिया जाएगा इस तरह से, यहाँ पर क्या होता है, आपका 15% तो फ्लैट डिडक्शन मिलता है, बाकी 85% आपको जो है एप्लीकेशन बेसिस पे डिडक्शन दिया जाता है। तो अभी आपको ओवरव्यू समझ में आ रहा है ना। सिंपल सी बात यह है कि भाई आपको तो बस इतना सा देखना है कि भाई आप 1023C 1 एंड 2 में फॉलो करते हो क्या। अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इनकम को फुल्ली एग्जाम क्लेम कर लो। अगर फॉर एग्जांपल आप 1023C के 1 एंड 2 में फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जांपल
आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो और आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या योगा का है, तो क्या जो योगा का जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर सीधी सी बात है, आपका क्या करोगे, आप जो है सेकंड रिजिम के अंदर रजिस्ट्रेशन लोगे और जो है क्या करोगे, अपनी इनकम को एग्जाम क्लेम करोगे। अच्छा, तो बेसिकली आपको फर्स्ट रिजिम और सेकंड रिजिम समझ में आया ना। तो ये जो 1023 से 1 एंड 2 की बात करी, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं फर्स्ट रिजिम है। ये क्या है, फर्स्ट रिजिम के अंदर आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पशन ले रहे हो। अच्छा, जो बेसिकली आपके इंस्टीट्यूशंस पॉइंट नंबर 1023 सी के पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में फॉलो नहीं करते, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है सेकंड रिजिम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेकंड रिजिम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को एग्जाम क्लेम करेंगे। अच्छा, फर्स्ट रिजिम के अंदर तो क्या होता है, आपकी इनकम पूरी की पूरी एग्जाम होती है। सेकंड रिजिम के अंदर क्या होता है, सेकंड रिजिम के अंदर आपकी इनकम 15% तो फ्लैट एग्जाम हो जाती है और बाकी 85% जो है आपकी एग्जाम करी जाती है। कंडीशन ये कि भाई आपने क्या करा है, उसको जो है फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट क्या करा है, इंडिया में अप्लाई कर दिया है। डन है। अब देखो मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, इतना तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई 1023 सी बोले तो फर्स्ट रिजिम क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई सेकंड रिजिम का मतलब क्या है। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर एक ट्रस्ट है तो उसको कहां से इनकम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, योगा, कि भाई वो क्या करता है, योगा की एक्टिविटीज कराता है, तो उसको इनकम कहां से हो सकती है, तो सीधी सी बात है, उसको डोनेशन मिल सकते हैं। एक ट्रस्ट को जो है डोनेशन मिल सकते हैं। अब डोनेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। भाई नॉर्मल डोनेशन हो गया, नॉर्मल डोनेशन का मतलब क्या है कि भाई ट्रस्ट को जो है डोनेशन मिला है विदाउट कोई कंडीशन, बिना कोई कंडीशन के उसको डोनेशन मिल गया है। एक होता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है, कॉर्पस डोनेशन बेसिकली ट्रस्ट को दिया जाता है टुवर्ड्स द कॉर्पस या फिर कैपिटल फंड ऑफ द ट्रस्ट। मतलब अगर ट्रस्ट को कोई डोनेशन मिला है विच इज, ठीक है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द ट्रस्ट, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉर्पस डोनेशन कहा जाता है। मतलब बेसिकली ये जो है ट्रस्ट के कैपिटल का पार्ट बनेगा। अच्छा, आपने पढ़ रखा है कि जो आपका कॉर्पस डोनेशन होता है, अगर ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा एग्जाम होता है। तो जो आपका कॉर्पस डोनेशन है पूरा का पूरा एग्जाम होता है। कंडीशन क्या है कि भाई ट्रस्ट ने क्या करा है, उसको 11/5 मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर कोई ट्रस्ट है उसको कॉर्पस डोनेशन मिल रहा है, अगर कोई ट्रस्ट है उसको कॉर्पस डोनेशन मिल रहा है, तो क्या होता है, पूरा का पूरा एग्जाम होता है। ठीक है ना। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका अनोनिमस डोनेशन। अनोनिमस डोनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ट्रस्ट को डोनेशन मिला है जहां पर डोनर की आइडेंटिटी अननोन है। फिर आता है एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन दैट आर मेड वॉलंटरी बाय द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, दीज इंक्लूड्स फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब ये एक तरह का क्या है, नॉर्मल डोनेशन ही है। तो ट्रस्ट की क्या हुई, ट्रस्ट को जो है बेसिकली एक तो डोनेशन मिलता है। ट्रस्ट की इनकम अपन पढ़ने चाहेंगे कि भाई ट्रस्ट को कहां से इनकम हो सकती है, तो ट्रस्ट को क्या मिल सकता है, डोनेशन मिल सकता है। अच्छा, ट्रस्ट को जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकती है। गवर्नमेंट ग्रांट भी दो तरह की होती है, एक होता है नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट और एक होता है कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट। तो जो कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट होती है वो क्या होता है, वो जो है बेसिकली ट्रस्ट के कैपिटल का पार्ट बनती है। अच्छा, ट्रस्ट की फॉर एग्जांपल खुद की प्रॉपर्टी है, तो खुद की प्रॉपर्टी को बेचने में उसको कैबियंस की इनकम हो सकती है, खुद की प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। अच्छा, ट्रस्ट को आईएफओएस की इनकम हो सकती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक ट्रस्ट हो, आप जो है स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो, यूनिवर्सिटी चला रहे हो, मतलब आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो बच्चों से आप फीस कलेक्ट कर रहे हो, तो वो भी आपकी क्या है, इनकम है। देखो ये रहा भाई, फी अदर पेमेंट रिसीव फ्रॉम रनिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल या अदर सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स। अच्छा, ट्रस्ट का जो है इंसिडेंटल बिजनेस भी हो सकता है। इंसिडेंटल बिजनेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट स्कूल चला रहा है। अच्छा, तो स्कूल चला रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन वो ट्रस्ट क्या करता है, बच्चों को बुक्स भी बेचता है, यूनिफॉर्म्स भी बेचता है, तो उससे भी प्रॉफिट कमा सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ट्रस्ट का जो है इंसिडेंटल बिजनेस भी हो सकता है, उससे भी उसको प्रॉफिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इनकम है इसको भी ट्रस्ट क्या कर सकता है, एग्जाम क्लेम कर सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन बस इतनी सी है कि ये जो बिजनेस है ना, ये जो मेन ऑब्जेक्ट है इंसिडेंटल होना चाहिए। देखो ये दे रखा है, क्या बोला इनने कि ट्रस्ट में ऑल्सो अर्न इनकम फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइडेड दीज एक्टिविटीज आर इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हाउएवर सच इनकम मस्ट बी अप्लाइड टुवर्ड्स द चैरिटेबल पर्पसेस। तो ट्रस्ट को अगर इंसिडेंटल बिजनेस से इनकम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट उसको भी एग्जाम क्लेम कर सकता है। कंडीशन क्या है कि बिजनेस इंसिडेंटल होना चाहिए। नंबर 2, बिजनेस से जो भी इनकम हो रही है ट्रस्ट क्या करेगा, अपने मेन ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको अप्लाई करेगा। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आप 1023 वाले ट्रस्ट हो, आप जो है 1023 वाली ट्रस्ट हो, देखो ये रहा 1023 वाली ट्रस्ट हो, तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 में आपको जो है क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट हो, तो बेसिकली जो भी आपकी इनकम है आपको क्या बताया, वो जो है फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। देखो ये रहा भाई 1023 वाले ट्रस्ट को भी क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। अब सुन, मैंने आपको बताया ना कि भाई अगर आप जो है 1023 के पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में फॉलो करते हो तो आपकी इनकम क्या है, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है। देखो ये रहा, आपकी इनकम क्या होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई जो आपका कॉर्पस डोनेशन होता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। कंडीशन क्या है, 11/5 मोड में इन्वेस्ट करा है। कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट भी क्या होती है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। देखो ये रहा भाई, अगर ट्रस्ट को कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है वो भी क्या होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, एक ट्रस्ट को जो है क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है। तो एग्रीकल्चर इनकम आपने पढ़ रखा है 10(1) में फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है, तो ट्रस्ट को अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है तो वही फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। देखो ये रहा तो इनकम ऑफ द नेचर अंडर 10(1) मतलब बेसिकली ट्रस्ट को अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। अगर ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिला है, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। अगर आप जो है 1023 के पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में फॉलो करते हो तो आपकी इनकम क्या होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। लॉजिकली बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर ट्रस्ट को अनोनिमस डोनेशन मिलता है, अगर ट्रस्ट को जो है अनोनिमस डोनेशन मिलता है तो वो सेक्शन 115 बीबीसी में 30% एक्सेप्ट करा जाएगा, जो अभी हम थोड़ी देर में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, इनके अलावा ट्रस्ट की कोई भी अदर इनकम है, इनके अलावा ट्रस्ट की कोई भी अदर इनकम है, वो किस तरह से जो है टैक्सेबल करी जाएगी। तो अपना लॉ कहता है
कि भाई बाकी जो अदर इनकम है 15% तो अपन क्या करेंगे फ्लैट डिडक्शन दे देंगे, बाकी 85% एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि भाई आपने उसको क्या करा है, अप्लाई करा है फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस इन इंडिया। लॉजिकली आपको बात समझ में आ रही है? तो मोटा मोटी मैंने आपको ये बताया, क्लक्स इतना सा है कि भाई अगर आप फर्स्ट रिजिम बोले तो 1023C के 1 एंड 2 में फॉल करते हो तो आपकी इनकम पूरी एग्जाम्प्ट है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितनी भी आपकी रिसीट्स है पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट, आंख बंद करके एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर आप 1023C के 1 एंड 2 में फॉल नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो और आप जो है सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट भी नहीं हो, आपका जो टर्नओवर है, जो आपका बेसिकली एनुअल रिसीट्स है वो 10 करोड़ है, तो सीधी सी बात है 1 एंड 2 में तो फॉल करोगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सेकंड रिजिम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आप सेकंड रिजिम के अंदर रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको जो एग्जामिशन है वो सेकंड रिजिम के अकॉर्डिंग मिलेगा। अच्छा, सेकंड रिजिम में एग्जामिशन कैसे मिलता है, तो जितनी भी आपकी रिसीट्स है भाई सेकंड रिजिम में आपका एग्जामिशन किस तरह से मिलता है, तो अपन ये देखेंगे कि भाई अगर आप सेकंड रिजिम में फॉल कर गए, अगर आप सेकंड रिजिम में फॉल कर गए तो उस केस में फिर आपको जो है एग्जामिशन इस तरह से दिया जाएगा। तो अगर आप सेकंड रिजिम वाले ट्रस्ट हो, आपको कॉर्पस डोनेशन मिला है तो क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फुल्ली एग्जाम्प्ट। अच्छा, अगर आप सेकंड रिजिम वाले क्या हो, ट्रस्ट हो, तो सीधी सी बात है 1 एंड 2 वाली तो इनकम होगी नहीं। अच्छा, अगर जो है आप सेकंड रिजिम वाले इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है ना, अगर आप सेकंड रिजिम वाले इंस्टीट्यूशन हो या ट्रस्ट हो, आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है फुल्ली एग्जाम्प्ट। अच्छा, अगर आपको जो है एनोनिमस डोनेशन होता है, सेकंड रिजिम वाले इंस्टीट्यूशन हो और आपको जो है क्या होता है एनोनिमस डोनेशन होता है, 115 बीबीसी में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अच्छा, इनके अलावा जो भी अदर इनकम होती है, इनके अलावा सेकंड रिजिम वाले इंस्टीट्यूशंस की जो भी अदर इनकम होती है वो इस तरह से क्या करी जाएगी, टैक्सेबल करी जाएगी। लॉजिकली आपको जो है बात समझ में आ रही होगी। अब सुनो मेरी बात, अब जो है आप वापस सब समझना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई जो आपके सेकंड रिजिम वाले क्या होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, उनकी जो अदर इनकम है वो तो क्या होती है 15% तो फुल्ली एग्जाम, बाकी बैलेंस क्या होती है, बाकी बैलेंस जो है आपकी एप्लीकेशन बेसिस पे जो है एग्जाम करी जाती है। अच्छा, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने उसको जो है इंडिया में खर्च करा है। अच्छा, आप खर्च करने का मतलब क्या है, तो खर्च करने का मतलब ये कि भाई आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 3 सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ेगा, मतलब 40A बने। अगर आपने रेस्टोरेंट को पेमेंट कराया तो अगर आपको टीडीएस काटना तो आपको बकायदा टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो 30% खर्चा डिसला हो जाएगा। अच्छा, 40A3 का आपको क्या करना पड़ेगा, 40A3 का जो है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा, मतलब आप जो है एक पर्सन को एक दिन में 10 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो उस केस में जितना भी आपने क्या करा है, जितना भी आपने जो है फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो उसका जो है आपको क्या दे दिया जाएगा, डिडक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा, आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो एक्चुअल परचेज प्राइस का मिलेगा, तो एक्चुअल परचेज प्राइस इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एचडीबी का नहीं दिया जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करा है, किसी दूसरे ट्रस्ट को जो है डोनेशन कर दिया, किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को क्या करा, डोनेशन कर दिया, तो जितना भी आपने डोनेशन करा है उसका 85% आपको जो है क्या मिलेगा, उसका जो है 85% एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। अच्छा, आपको जो खर्चा है कैश बेसिस पर अलाउ करा जाएगा, मतलब अगर आपने करंट में एक्चुअल में पे कराया तो भी हम आपको क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको जो है एग्जांपल से बता देता हूँ, मैं आप जो है छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई आप जो है सेकंड रिजिम वाले क्या हो, ट्रस्ट हो, आप जो है सेकंड रिजिम वाले क्या हो, ट्रस्ट हो, आपने जो है सेकंड रिजिम के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है। अच्छा, आपको क्या मिला है, कॉर्पस डोनेशन मिला है, कितने का, कॉर्पस डोनेशन मिला है 100 रुपए का, जस्ट अपन ने एग्जांपल लिया है, नो वर्ड्स, तो कॉर्पस डोनेशन मिला है 100 रुपए का। अच्छा, फिर अपन लिख लेते हैं कि भाई आपको नॉर्मल डोनेशन मिले कितने के, नॉर्मल डोनेशन मिले कितने के, 150 के ले लेते हैं। चलो मुझे बताओ, आप सेकंड रिजिम वाले क्या हो, ट्रस्ट हो, क्या होगा भाई, कॉर्पस डोनेशन तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, कॉर्पस डोनेशन तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो नॉर्मल डोनेशन है, ये जो आपको नॉर्मल डोनेशन मिला है इसका क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई 150 में से 15% आपको जो है क्या मिल जाएगा, फ्लैट डिडक्शन दिया जाएगा, तो 150 माइनस 15% कितना हो गया, ये हो गया आपका 127.5, तो 15% आपको फ्लैट क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 127.5 खर्च करना पड़ेगा करंट में। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, 27.5 का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, और 100 रुपीज की फॉर एग्जांपल आपने क्या करी, 100 रुपीज की, चलो इधर ले लेते हैं इजी एग्जांपल के लिए, 50 रुपीज का आपने क्या करा, 50 रुपीज का जो है इसके लिए आपने कोई प्लांटेड मशीन या फिर कोई भी क्या करा, कैपिटल एसेट परचेस कर लिया। तो मुझे बताओ आपका इनकम कितना बच गया भाई, 127.5 आपको खर्च करना था, उसमें से आपने क्या करा, 27.5 खर्च करा, 50 खर्च करा, तो बचा कितना, ये आपका बच गया 50, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज पर नॉर्मल स्लैब रेट्स। तो ट्रस्ट ने जो भी रिजिम ले रखी होगी, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या फिर नॉर्मल रिजिम, उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका इनकम है ये टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रस्ट ने क्या करा है, करंट ईयर में 27.5 का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया और 100 का क्या करा उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ट्रस्ट की इनकम कितनी होगी, 0 हो गई, तो उस केस में टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 0 होगी। तो मोटा मोटी ये जो 85% बच गया ये एग्जेंट हो जाएगा, कंडीशन ये है कि भाई आपने क्या करा है, इसको करंट ईयर में खर्च कर दिया है। अच्छा, खर्च किस लिए करा है आपने, फॉर द चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस इन इंडिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप खर्चा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराए तो इन 3 सेक्शंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कराए और आपने लैंड बिल्डिंग परचेस करी तो एक्चुअल परचेस प्राइस क्या होगी, एक्चुअल परचेस प्राइस एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। अच्छा, अगर आपने किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेशन दिया है तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम कितना मानेंगे, जितना भी आपने डोनेशन कराया उसका 85% एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। अच्छा, अब कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं, अपन जो है कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो अदर पॉइंट्स क्या कह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या करा है, करंट में कोई कैपिटल एसेट परचेस करा और परचेस प्राइस को आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया, तो आपको जो है डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यदि बात समझता है आपको। अच्छा, अगर आपने क्या करा है, कॉर्पस डोनेशन कर दिया है किसी दूसरे ट्रस्ट को,
तो उस केस में जो है उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को नॉर्मल डोनेशन करते हो तो 85% एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन करते हो तो उसको जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाता। इसका रीजन मैंने आपको जो है बहुत लॉजिकली अपने जो है लेक्चर्स में कराया था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आप जो है सेकंड रेजिम वाले ट्रस्ट हो तो ये जो आपका 85% है इसको आपको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इसको आपको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अगर आप क्या करते हो, खर्च कर देते हो, अप्लाई कर देते हो फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस इन इंडिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इनकम है एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मतलब उसको जो है एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझना कि भाई करंट टाइम में जो आपका ट्रस्ट है वो बेसिकली कुछ इनकम को खर्च नहीं कर पाया। क्यों खर्च नहीं कर पाया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो इनकम जो है उसको लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे मिली है। फॉर एग्जाम्पल कोई इनकम आपको जो है 31 मार्च 26 को मिली है। अच्छा, अब आप जो है आखिरी दिन पे उसको खर्च नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है क्या कर सकते हो, एओ को एक फॉर्म दे सकते हो। और एओ को फॉर्म देके क्या बोलोगे, एओ को फॉर्म देके ये बोलोगे कि देखो ये जो इनकम है मुझे लास्ट डे पे मिली है, अब मैं लास्ट डे पे कहां से खर्च करूं, अंधाधुंध तो खर्च नहीं कर सकता ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, एओ को जो है एक फॉर्म दोगे। देखो ये रहा, डिक्लेरेशन टू एओ एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द आरओए का ड्यू डेट। और आप जो है एओ को ये बोलोगे कि एओ देखो ये इनकम मुझे जो है लास्ट डे पे मिली थी इसलिए मैं खर्च नहीं कर पाया, करंट डे में जो है इसको आप क्या करो, डीम्ड अप्लाई मान लो। तो आप एओ को यही कह रहे हो कि भाई हे प्रभु ये जो इनकम है मुझे लास्ट डे पे मिली थी इसलिए मैं खर्च नहीं कर पाया। तो आप जो है उसको एक फॉर्म सबमिट करके दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि देखो ये इनकम मैं क्या करूंगा, अगले साल अप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये रहा, डिक्लेरेशन टू एओ एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द आरओए का ड्यू डेट दैट सच इनकम विल बी अप्लाइड इन द नेक्स्ट ईयर। अगर आप ऐसा करते हो तो जितना भी आपको इनकम लास्ट डे पे मिला है वो करंट में आपका एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। ये रहा, बात समझ आई आपको। तो कंडीशन क्या है भाई, मैंने आपको ये बताया कि भाई कोई इनकम अगर आपको लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे मिली है तो उसको जो है करंट में डीम अप्लाई मान लिया जाएगा। तो करंट में इवन इफ आपने खर्च नहीं कराए फिर भी जो है उसको डीम अप्लाई मान लिया जाएगा। कंडीशन ये कि भाई आप एओ को ये फॉर्म दोगे, आप जो है एओ को फॉर्म दोगे एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द आरओए का डेट, ठीक है ना, आरओए का ड्यू डेट, एंड जो है एओ को ये बोलोगे कि एओ देखो मैं इसको जो है अगले साल खर्च कर दूंगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगले साल आपने खर्च नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल जो है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ट्रीटेड अदरवाइज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर एज पर सेक्शन 11(1)(b). इतनी बात समझ आई। तो अगर आपने जो है क्या करा, अगले साल खर्च नहीं करा तो अगले साल वो जो है आपकी इनकम मान ली जाएगी, एंड ये जो आपकी इनकम मानी गई है 30% टैक्सेबल हो जाएगी। देखो ये रहा, एक सेक्शन आगे अपन पढ़ेंगे, अपन जो है आगे जाके एक सेक्शन पढ़ेंगे। देखो ये रहा सेक्शन आप पढ़ोगे, कहाँ गया सेक्शन, ये रहा सेक्शन पढ़ेंगे अपन 115 बीबीआई। और 115 बीबीआई क्या बोलता है कि भाई 11(1)(b) वाली इनकम जो है आपकी क्या हो जाएगी, 30% में टैक्सेबल हो जाएगी। बात समझ में आई। तो मोटा मोटी अगर आपने एओ को फॉर्म दिया और ये कहा कि भाई मैं अगले साल खर्च कर दूंगा, लेकिन अगर आपने अगले साल खर्च नहीं करा तो अगले साल की जो इनकम है आपकी 30% टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल करंट ईयर में आप जो है अपनी कुछ इनकम को खर्च नहीं कर पाए। क्यों खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि वो इनकम आपको एक्चुअल में मिली नहीं है। देखो क्या रखा है, इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग नॉट रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। आप जो है मर्केटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो और आपने अक्रूवल बेसिस पे जो है क्या करा, कुछ इनकम बुक कर लिया, लेकिन आपको एक्चुअल में तो पैसा मिला ही नहीं है, तो आप खर्च कैसे करोगे, आप जो है खर्च कैसे करोगे। अच्छा, ये कब पॉसिबल है, जब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मर्केटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। तो उस केस में अगेन आप क्या कर सकते हो, एओ को एक फॉर्म दे सकते हो और एओ को फॉर्म देके क्या बोलोगे, एओ को फॉर्म देके ये बोलोगे देखो हे प्रभु ये इनकम अक्रूवल बेसिस पे हमने बुक करी, हमें एक्चुअल में मिली नहीं है इसलिए मैं खर्च नहीं कर पाया। तो आप एओ को फॉर्म देके ये बोलोगे कि जब मिलेगी, जिस साल मिलेगी हम उस साल खर्च कर देंगे या फिर उसके अगले साल खर्च कर देंगे। देखो ये रहा, डिक्लेरेशन टू एओ एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द आरओए का ड्यू डेट दैट सच इनकम विल बी अप्लाइड इन द ईयर ऑफ रिसीट और इन द इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी आपकी ये अक्रूवल वाली इनकम है वो करंट में क्या मान ली जाएगी, डीम्ड अप्लाई मान ली जाएगी। अच्छा, अगेन वही बात कि भाई आपने क्या करा, करंट में फॉर्म तो दे दिया लेकिन जो है फ्यूचर में जाके अप्लाई नहीं करा, फ्यूचर में जाके इनकम को खर्च नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, एग्जांपल समझ लेते हैं। भाई आपका प्रीवियस से चला था 25-26 100 लाख की कुछ इनकम थी जो अक्रूवल बेसिस पे आपने करंट में बुक करी, खर्च नहीं कर पाए, आपने एओ को फॉर्म दिया और बोला कि जिस साल मिलेगी उस साल खर्च कर दूंगा या फिर उसके अगले साल खर्च कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये 100 लाख की जो इनकम है आपको जो है 26-27 में क्या हो गई, रिसीव हो गई। मैं तो लिख लेता हूँ कि भाई 100 लाख जो है आपको क्या हो गया, 26-27 में रिसीव हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई या तो 26-27 में खर्च कर दो या फिर जो है 27-28 में खर्च कर दो। अच्छा, अगर आपने खर्च नहीं करा, 27-28 निकल गया और आपने खर्च नहीं करा, तो ये जो बेसिकली 100 लाख है ना क्या मान ली जाएगी, 27-28 की इनकम मान ली जाएगी। अच्छा, और अगेन ये जो इनकम है क्या होगी, अगेन ये जो इनकम है 30% टैक्सेबल करी जाएगी। तो देखो ये रहा, भाई अगर आपने खर्च नहीं करा तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एज पर सेक्शन 11(b) और टैक्सेबल कितनी होगी, टैक्सेबल होगी एज पर सेक्शन 115 बीबीआई जो कि है 30%। बात समझ आई। तो अगर आप खर्च नहीं करोगे तो ये आपकी जो है इनकम मान ली जाएगी और इनकम टैक्सेबल होगी एज पर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट ऑफ 30%। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई। अच्छा भाई ये वाली चीज जो है फर्स्ट सीजी में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, फर्स्ट सीजी में क्यों एप्लीकेबल नहीं है, अरे भाई फर्स्ट सीजी में तो अपने पढ़ा था ना, फर्स्ट सीजी में तो अपने क्या पढ़ा था भाई, फर्स्ट सीजी वाली की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उनमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना समझ में आता है आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जो है थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करंट ईयर में आप जो है कुछ इनकम खर्च नहीं कर पाए, करंट ईयर में कुछ इनकम आप खर्च नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 साल के लिए उसको क्या कर सकते हो, अक्यूमुलेट कर सकते हो। पढ़ना, इन लोगों ने कहा कि भाई एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज द मेन कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन टू ट्रस्ट। अच्छा, इन केस करंट ईयर में आप जो है इनकम को खर्च नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो, उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। सेम कैन बी अक्यूमुलेटेड एंड अप्लाइड फॉर सच पर्पसेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रोवाइडेड देयरिन। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई 15% को तो सीधी बात है,
15% तो आपको क्या होता है, फ्लैट एग्जाम्पशन मिलता है। बाकी 85% अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो, उसको अगले 5 साल के लिए जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्या मतलब, एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो इधर अपन समझते हैं, एक ट्रस्ट है, करंट में उसको जो है क्या होता है, करंट में जो है उसको 100 लाख की जो है रिसीट्स होती है। करंट में जो है उसको क्या होती है, 100 लाख की रिसीट्स होती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल रिसीट्स को जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और तो करंट में जो ट्रस्ट है उसकी टोटल रिसीट्स कितनी है, इधर लिख लेते हैं अपन, टोटल रिसीट्स है 100 लाख की, ठीक है ना। उसमें से 15% तो अपने को पता है, बोले तो 15 लाख तो क्या मिल जाता है, 15 लाख तो अपने को फ्लैट एग्जाम्पशन मिल जाता है। अपन कौन से वाले ट्रस्ट हैं, सेकंड नीचे वाले ट्रस्ट हैं। तो 85 लाख आपको खर्च करना था। अगर आप 85 लाख करंट में खर्च कर देते, अगर आप जो है 85 लाख करंट में खर्च कर देते तो पूरा का पूरा आपको क्या हो जाता, 85 लाख का रिडक्शन मिल जाता, आपकी इनकम हो जाती जीरो। लेकिन आप 85 लाख करंट में खर्च नहीं कर पाए, 85 लाख करंट में खर्च नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने अभी क्या पढ़ाया कि सेक्शन 11(2) में एक्यूमुलेट कर सकते हो। अच्छा सपोज करते हैं कि भाई अपना ये जो ट्रस्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है। इधर लिख लेता हूँ, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है एजुकेशन का। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रस्ट को ये कह सकते हो, सॉरी आप जो है गवर्नमेंट को ये कह सकते हो कि देखो गवर्नमेंट 85 लाख जो है मैं करंट में खर्च नहीं कर पाया। अच्छा आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, इस 85 लाख को 11(2) में, सेक्शन 11(2) में जो है एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। और आप सरकार को ये बोलोगे कि देखो मैं जो है इसको जो है एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ अगले 5 साल के लिए। और आप सरकार को ये कह रहे हो कि भाई मैं अगले 5 साल में क्या करूंगा, मैं अगले 5 साल में जो है एक स्कूल बना दूंगा 85 लाख का। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप जो है 11(2) में एक्यूमुलेशन कर देते हो तो बेसिकली करंट में क्या मान लिया जाएगा, डीमल्टीप्लाई मान लिया जाएगा। लॉजिकली बात समझ आ रही है ना। तो करंट में आप नहीं खर्च कर पाए, करंट में आप जो है 85 लाख खर्च नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है सरकार को क्या करोगे, 11(2) में एक फॉर्म भरोगे, 11(2) में फॉर्म भर के देखो दोगे, 11(2) में फॉर्म भर के सरकार को दोगे और सरकार को ये कहोगे कि देखो मैं करंट में तो खर्च नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 5 साल का समय दो, मुझे 5 साल का समय दो, मैं क्या कर सकता हूँ 5 साल में क्या करूंगा, 5 साल में जो है बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊंगा। तो अगर आप ऐसा करते हो, 11(2) में एक्यूमुलेशन करते हो तो करंट में क्या मान लिया जाएगा, करंट में जो है इसको डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, सीधी सी बात है, आपने जो है 85 लाख एक्यूमुलेट कर लिया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई अगले 5 साल में क्या करोगे, जिस पर्पस के लिए आपने क्या करा था, जिस पर्पस के लिए जो है एक्यूमुलेट करा था उस पर्पस के लिए खर्चा करोगे। देखो पढ़ो, इन लोगों ने कहा कि भाई 85% ऑफ द इनकम कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स। तो मैक्सिमम 5 साल के आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप सरकार को बोल सकते हो कि भाई देखो मैं अगले 3 साल में स्कूल बनाऊंगा, अगले 2 साल में बनाऊंगा, अगले 5 साल में बनाऊंगा, मतलब मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन अगेन वही है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा टू एओ स्टेटिंग द पर्पस फॉर विच द इनकम इज बीइंग एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, ठीक है ना, एंड इन विच केस इन विच इन नो केस शैल एक्सीड 5 इयर्स। तो मोटा मोटी आप क्या कर पाए, आप जो है करंट में खर्च नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, 11(2) में एक्यूमुलेट कर लो, 11(2) में जो है एक्यूमुलेट कर दो, एओ को फॉर्म दो और एओ को बोलोगे कि भाई देखो मैं करंट में खर्च नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फॉर एग्जांपल 3 साल का समय दो, मैं 3 साल में क्या करूंगा, मैं 3 साल में जो है एक स्कूल बना दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एओ को जो है एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट में बताओगे स्टेटिंग द पर्पस फॉर विच द इनकम इज बीइंग एक्यूमुलेटेड, आप बताओगे कि भाई मैं जो इनकम को एक्यूमुलेट कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। अच्छा और बेसिकली समय बताओगे, ड्यूरेशन भी बताओगे, भाई कितने समय के लिए आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो, मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकते हो। अच्छा जो भी पैसा आपने एक्यूमुलेट करा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 11(5) मोड्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। देखो ये रहे, ये आपके हैं 11(5) मोड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इन लोगों ने कहा कि भाई सच अमाउंट शेल नॉट बी डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट। भाई आपने क्या करा है, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट करा और एओ को ये कहा था कि मैं 5 साल में क्या करूंगा, स्कूल बनाऊंगा। तो आपको स्कूल बनाना है, आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट मत कर देना। अच्छा इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर आपको 11(2) का, अगर आपको जो है क्या करना है 11(2) का बेनिफिट लेना है, मतलब अक्यूमुलेशन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरओई जो है ट्रस्ट की आरओई ड्यू डेट पे फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो आपका फॉर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका स्टेटमेंट है कब तक फाइल करना है, स्टेटमेंट जो है आपको एओ को फाइल करना है आरओई की ड्यू डेट से 2 महीने पहले। लेकिन एक सर्कुलर आया था और सर्कुलर ये बोलता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है आप आरओई की ड्यू डेट तक भी फाइल कर सकते हो। आप समझना मेरी बात, आप समझना, आपने क्या करा, 5 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट तो कर लिया, 5 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट कर लिया और सरकार को कहा कि भाई हम क्या करेंगे, स्कूल बनाएंगे। अच्छा आपने क्या करा, आपने जो है स्कूल नहीं बनाया, पैसे को मिस यूटिलाइज करा, आपने स्कूल नहीं बनाया, आपने जो है फॉर एग्जांपल क्या करा, हॉस्पिटल बना दिया, मिस यूटिलाइज करा। तो जिस साल आप मिस यूटिलाइज करोगे उस साल जो है आपकी वो इनकम मान ली जाएगी, उस साल क्या मान ली जाएगी, 11(3) में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको जो है 5 साल में यूटिलाइज करना था, 5वां ईयर खत्म हो चुका है, यूटिलाइज नहीं करा आपने, स्कूल बनाया नहीं, तो 5वें साल की इनकम मान ली जाएगी। अगर नॉट यूटिलाइज विद इन द स्पेसिफिक टाइम, तो ये क्या मान लिया जाएगा, लास्ट प्रीवियस ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। अच्छा हमने कहा था कि भाई आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते, अगर दूसरे ट्रस्ट को आपने डोनेट कर दिया तो जिस साल आपने डोनेट करा उस साल इनकम मान ली जाएगी। अच्छा हमने कहा कि भाई आपको जो है क्या करना है, जितना भी पैसा आपने एक्यूमुलेट करा है उसको क्या करना है, 11(5) मोड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने 11(5) मोड में इन्वेस्ट नहीं करा तो जिस साल पैसा निकाल लिया 11(5) मोड से, उस साल वो जो है उसकी इनकम, उस साल जो है इनकम मान ली जाएगी। तो मोटा मोटी 11(2) में हमने आपको एक्यूमुलेशन अलाउ करा है। अगर आप कोई भी वॉल्यूशन करते हो, मतलब मिस यूटिलाइज करते हो या यूटिलाइज ही नहीं करते हो, किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर देते हो, अच्छा एक कंडीशन थी कि भाई आपको क्या करना है, 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करके रखना है, आपको जो है 11(5) मोड्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखना है। आपने क्या करा, आपने जो है 11(5) मोड में इन्वेस्ट सीज कर लिया, मतलब पैसा निकाल लिया उधर से। तो इफ इट सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड इन 11(5) मोड्स तो इन द ईयर ऑफ सेसेशन इनकम मान ली जाएगी।
तो मोटा मोटी 11.2 का अगर आपने वॉल्यूशन करा है तो 11.3 में जो है सेक्शन 11.3 में वो आपकी इनकम मानी जाएगी। एंड अगेन ये जो इनकम है वो क्या होगी 30% टैक्सेबल होगी अंडर बीबीआई। आ जाओ देखो ये रहा नीचे आप देखोगे तो सेक्शन आपको दिख रहा है 115 बीबीआई ये रहा, और 115 बीबीआई में क्या दे रखा है डीम्ड इनकम अंडर 11.3। बात समझ में आती है? अब सुनो मेरी बात, ये वाला अपने को समझ में आ गया, अपने को जो ये वाला समझ में आ गया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप 85% खर्च नहीं कर पाए, अपनी जो कुछ इनकम है वो खर्च नहीं कर पाए, तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है। एक तो अक्यूमुलेशन का बेनिफिट अवेलेबल है, अगर आपको इनकम लास्ट डे में मिली है तो अगेन आप क्या कर सकते हो एओ को फॉर्म दे सकते हो। आपको जो है इनकम मिली नहीं है, अक्रूवल बेसिस पे बुक करी थी, आपको इनकम मिली नहीं, आप खर्च नहीं कर पाए, तो अगेन आप क्या कर सकते हो एक फॉर्म दे सकते हो। अब सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं अपन जो है आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जो आपका कॉर्पोरेट डोनेशन है वो क्या होता है पूरा का पूरा एग्जाम होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि भाई आपको क्या करना है 11/5 मोड्स में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अगर आप क्या करते हो कॉर्पोरेट डोनेशन से कुछ खर्चा करते हो तो जो है एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। तो देखो कॉर्पोरेट डोनेशन जब आपको मिला, तो आपके हाथ में आपके हाथ में टैक्सेबल था ही नहीं, आपसे हमने टैक्स लिया ही नहीं, तो कॉर्पोरेट डोनेशन में से जब आप खर्चा करोगे तो वो जो खर्चा है उसको भी जो है क्या नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द कॉर्पोरेट डोनेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अप्लाइड। लेकिन मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, 1 अप्रैल 2021 से जो है एक अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट क्या बोलता है समझना। देखो फॉर एग्जांपल इधर आपका कॉर्पोरेट डोनेशन कितना था, 100 रुपीज का कॉर्पोरेट डोनेशन था। आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली 100 रुपीज का कॉर्पोरेट डोनेशन आपको मिला था, आपने क्या करा होगा उसको 11/5 मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया होगा। आपने क्या करा 11/5 मोड्स में उसको इन्वेस्ट कर दिया। कम ऑन ब्रो। अच्छा सुनो, आपने क्या करा 100 रुपए जो है 11/5 मोड से निकाले, 100 रुपए जो है 11/5 मोड से निकाले। एग्जांपल चलो थोड़ा अलग लेते हैं, आपने करा 80 रुपए 11/5 मोड से निकाले और क्या करा खर्च कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर आप क्या करते हो कॉर्पोरेट डोनेशन से खर्चा करते हो तो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। अच्छा सुनो मेरी बात 11/5 मोड्स, वन ऑफ द 11/5 मोड्स क्या है, देखो ये रहा वन ऑफ द 11/5 मोड्स क्या है कि भाई आपने क्या करा है इन्वेस्ट कर दिया है इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर सरकार की सिक्योरिटीज में। आ जाओ देखो, तो आपको क्या मिला था, आपको जो है कॉर्पोरेट डोनेशन मिला था 100 रुपए का, आपको जो है कॉर्पोरेट डोनेशन मिला था 100 रुपए का। अच्छा, इस 100 रुपए को आपने क्या करा था, इस 100 रुपए की आपने जो है इस 100 रुपए की आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर ली थी। अब सुनो मेरी बात, आपने क्या करा 80 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची और खर्चा कर दिया। चलो मुझे बताओ ये जो 80 रुपए हैं ये आपका एप्लीकेशन इनकम माना जाएगा क्या, ये आपका एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। अच्छा, आपका जो 11/5 मोड्स में मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट था कितना था 100 था। अच्छा, आपने क्या करा 80 रुपए का जो है खर्चा कर दिया, तो 11/5 मोड्स में अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा भाई, 11/5 मोड्स में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखा था, 80 रुपए विड्रॉ करके खर्चा कर दिया, तो अभी बचा कितना 20 रुपए बचा। कितना बचा, आपका जो इन्वेस्टमेंट 20 रुपए बचा है। अपना लॉ क्या कहता है कॉर्पोरेट डोनेशन से अगर आप क्या करते हो पैसा विड्रॉ करके खर्च करते हो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से जो है एक अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट क्या बोलता है, अमेंडमेंट ये बोलता है कि भाई अगर आपने क्या करा है कॉर्पोरेट डोनेशन से पैसा निकाल के खर्च करा है एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो विद इन 5 ईयर्स, भाई जब आपने खर्चा करा था कॉर्पोरेट डोनेशन से निकाल के जब आपने खर्चा करा था उसके विद इन 5 ईयर्स अगर आप क्या करते हो ये जो 11/5 मोड्स को रीस्टोर कर देते हो, तो जब आप रीस्टोर करोगे उतना जो है एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। समझते हैं, देखो भाई आपने खर्चा करा 80 रुपए का, एप्लीकेशन इनकम नहीं माना गया। अपन इधर लिख लेते हैं कि भाई आपने खर्चा कब करा था, इधर लिख लेता हूं कि भाई आपने खर्चा करा था 22-23 में, 22-23 में आपने खर्चा करा था, तो उस साल तो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना गया। लेकिन आपने क्या करा, इधर अपन करते हैं, लेकिन आपने क्या करा नेक्स्ट ईयर में बोले तो 23-24 में 80 रुपए को क्या करा 11/5 मोड्स में जो है वापस क्या करा रीस्टोर कर दिया। तो मुझे बताओ भाई 22-23 में आपके 11/5 मोड्स में था 100 रुपए, 80 रुपए आपने निकाल के खर्चा कर दिया, तो 11/5 मोड्स में आप बैलेंस कितना है 20 है। अच्छा, अब 2024 में क्या करा आपने, 2024 में भाई जो आपका ये 11/5 मोड्स का जो बैलेंस था ना उसको रीस्टोर करा, मतलब 80 रुपए आपने क्या करे 80 रुपए जो है आपने वापस इधर री इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको जो बैलेंस है कितना हो गया 100 रुपए हो गया। तो अपना लॉ ये कहता है कि जिस साल आप क्या करते हो 11/5 मोड्स में री इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो उस साल जो है क्या मान लिया जाएगा ये 80 रुपए जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। बात समझ में आती है? तो पढ़ो देखो क्या बोल रहा है ये कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द कॉर्पस डोनेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अप्लाइड, लेकिन री इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है ये, री इन्वेस्टमेंट इन द 11/5 मोड्स शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बात समझ में आती है? अच्छा, लेकिन ये री इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, तो इन लोगों ने कहा ये जो आपका री इन्वेस्टमेंट आपको करना है विद इन 5 ईयर्स ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉर्पस, ओनली देन सच इन्वेस्टिंग या डिपॉजिटिंग बैक इनटू द कॉर्पस विल बी अलाउड एज एप्लीकेशन फॉर द चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस। अच्छा सुनो इसका लॉजिक, इसका जो लॉजिक मैंने अपने जो रेगुलर लेक्चर है ना बहुत डेप्थ में आपको समझाया था कि इसका लॉजिक क्या है। अभी अपन क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो मोटा मोटी मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि अपना लॉ क्या कहता है। अच्छा सुनो, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जिस साल आप क्या करते हो 11/5 मोड से पैसा रिस्टोर कर देते हो उस साल क्या मान लिया जाएगा, उस साल जो है इसको एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई जो आपने खर्चा करा था ना, भाई ये जो आपने करा था कॉर्पोरेट डोनेशन से निकाल के खर्चा करा था, वो खर्चा जो है क्या कर रहा है 1 से लेकर 7 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये खर्चा आपने क्या करा था इंडिया में करा था। अच्छा, अगर आपको जो टीडीएस काटा था तो आपने क्या करा है टीडीएस बाकायदा काटा है। अच्छा, 40A3 का डिसअलाउंस नहीं करा है। अच्छा, आपने क्या करा है, देखो इन लोगों ने कहा कि भाई एप्लीकेशन इज अलाउड इन विच इट इज एक्चुअली पेड। भाई सीधी सी बात है कैश बेसिस पे क्या होता है, कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है जो आपका क्या है ट्रस्ट है। अच्छा,
जो आपने खर्चा करा है इट मस्ट नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट द रिलेटेड पर्सन, जो सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड है, वो जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आपने खर्चा करा है, ये जो आपने खर्चा करा है, ये बेसिकली ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए करा है। अच्छा, ये जो आपने खर्चा करा है ना, ये किसी दूसरे ट्रस्ट को आपने कॉर्पस डोनेशन नहीं दिया है, तो कॉर्पस डोनेशन टू द अनदर ट्रस्ट नॉट अलाउड, कॉर्पस डोनेशन टू द अनदर ट्रस्ट नॉट अलाउड। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अच्छा सुनो भाई, ये जो रीइन्वेस्टमेंट वाली चीज है, ये कब से एप्लीकेबल हुई है? 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हुई है। इसका मतलब क्या है भाई? 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद से अगर आप कॉर्पस डोनेशन से पैसा निकाल के खर्च करते हो तो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप 11(5) मोड में रीइन्वेस्ट कर देते हो तो एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। अच्छा, अगर आपने क्या करा है, कॉर्पस डोनेशन से पैसा निकाल के खर्च करा था बिफोर 1 अप्रैल 2021, अगर आपने कॉर्पस डोनेशन से पैसा निकाल के खर्च करा था बिफोर 1 अप्रैल 2021, तो अपन लिख लेते हैं कि भाई आपने 28 फरवरी 2021 को क्या करा था, कॉर्पस डोनेशन से पैसा निकाल के खर्च करा था। अच्छा, अब अगर आप इसको रिस्टोर कर रहे हो, तो इसको जो है एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ ही कब आया है? लॉ ही आपका आया है 1 अप्रैल 2021 को। तो देखो इन लोगों ने वही चीज कही कि नो एप्लीकेशन वुड बी अलाउड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड बैक इन द 11(5) मोड्स वेयर द एप्लीकेशन वाज मेड आउट ऑफ द कॉर्पस ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, ये वाला पॉइंट हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है समझना। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई ट्रस्ट क्या करता है, लोन लेके खर्चा करता है, अगर ट्रस्ट क्या करता है, कोई लोन लेके खर्चा करता है, तो जो उसने खर्चा करा है उसको एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन जब वो क्या करेगा, लोन का रिपेमेंट करेगा, तो लोन के रिपेमेंट के समय में क्या मान लिया जाएगा, उसको एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। तो करंट टाइम में अगर ट्रस्ट ने लोन लेके खर्चा करा है, तो जो खर्चा करा है उसको एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन जब ट्रस्ट क्या करेगा, इस लोन का रिपेमेंट करेगा, तो जितना जितना रिपेमेंट वो जो है जिस भी साल करता जाएगा, उतना उतना जो है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन इनकम क्लेम कर सकता है। पढ़ो देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, लोन लेके खर्चा करते हो, तो उसको जो है एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। हाउएवर रिपेमेंट, अगर आप क्या करते हो, लोन का रिपेमेंट कर देते हो, तो लोन के रिपेमेंट को आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन इनकम क्लेम कर सकते हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि भाई जो आपने क्या करा है, खर्चा करा है, जो आपने खर्चा करा था वो एक तो लेके 1 to 7 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखो ये रहा भाई, कंडीशन ये कि भाई कंडीशन 1 से लेके 7 सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 2 कि जो आपने रिपेमेंट करा है, रिपेमेंट ऑफ लोन इज मेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द खर्चा वाज मेड आउट ऑफ द लोन या बोराइंग। तो मोटा मोटी ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपने लोन लेके खर्चा करा है, तो जो आपने खर्चा करा है उसको एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप लोन का रिपेमेंट करते हो, तो रिपेमेंट को जो है एप्लीकेशन इनकम मान लेंगे। अच्छा, इन लोगों ने अगेन वही चीज कही, ये वाला जो लॉ है, ये वाला जो लॉ है अगेन कब से आया था, 1 अप्रैल 2021 से आया था। तो इन लोगों ने एक और चीज कही नीचे कि भाई रिपेमेंट फ्रॉम एनी लोन या बोरिंग मेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने कोई लोन 31 मार्च 2021 या उससे पहले लिया था, उसका रिपेमेंट कर रहे हो, तो उसका जो है क्या नहीं माना जाएगा, उसको जो है एप्लीकेशन का नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली 31 मार्च 2021 या उससे पहले लोन लेके जब आप खर्चा करते थे तो उसको एप्लीकेशन इनकम मान लेते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2021 है उसके बाद से क्या अमेंडमेंट आया कि भाई लोन लेके खर्चा करोगे तो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन रीपेमेंट के टाइम पे एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा। तो लॉजिकली बात समझ आ रही है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, 31 मार्च 2021 या उससे पहले लोन लिया है, तो उस लोन का रिपेमेंट कर रहे हो तो उसको एप्लीकेशन इनकम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बेसिकली 31 मार्च 2021 या उससे पहले क्या होता था कि भाई जब आप लोन लेके खर्चा करते थे, तो जो खर्चा करते थे ना, उस साल जो है क्या मान लिया जाता था, एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाता था। लेकिन जो है 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद जो है क्या निकल के आया, अमेंडमेंट निकल के आया, और फिर अमेंडमेंट ने क्या करा, अमेंडमेंट ने ये कहा कि भाई जब लोन लेके खर्चा करोगे तो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, रिपेमेंट को मान लिया जाएगा एप्लीकेशन इनकम। ठीक है, तो वापस समझ लेते हैं भाई 1 अप्रैल अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट ये आया कि भाई लोन लेके खर्चा करा है तो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, लेकिन जब रिपेमेंट करोगे तो एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। अच्छा, अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि जब लोन लेके खर्चा करते तो एप्लीकेशन मान लिया जाता था, रिपेमेंट करोगे तो एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। लॉजिकल बात समझ आई? तो लोगों ने वही चीज कही कि भाई अगर आपने कोई लोन या बोरिंग ले रखा है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, क्योंकि दिस इज बिकॉज अप टू 31 मार्च 2021 क्या होता था, अमाउंट अप्लाइड आउट ऑफ द लोन या बोरिंग वाज अलाउड एज एप्लीकेशन। तो बेसिकली अमेंडमेंट से पहले होता ये था कि जब आप लोन लेके खर्चा करते थे, जो खर्चा था ना उसको एप्लीकेशन मान लिया जाता था। Hence, at the time of repayment, it cannot be claimed as application once again. अच्छा, तो ये अपन अदर पॉइंट्स किसके पढ़ रहे हैं, ये अपने जो अदर पॉइंट्स है खर्चों के पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, कि अमाउंट पेड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ एनी ट्रस्ट टू एनी अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन इनकम। मैंने आपको क्या बताया कि जो आपने पैसा 11(2) में एक्यूमुलेट करा था, उसको जो आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते। इन लोगों ने वही चीज कही, कि भाई अगर आप करते हो, भाई अगर आपने कुछ पैसा एक्यूमुलेट करा था, उसको आपने क्या करा, किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो उसको एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा, उसको जो है एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। फिर मैंने अगेन बताया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, एक्यूमुलेटेड पैसा डोनेट करते हो, तो उसको जो है वो जो है आपकी क्या मानी जाएगी, वो जो है आपकी इनकम मानी जाएगी, एंड जो है वो क्या होगा, 115 BI में 30% टैक्सेबल होगा। डन है? तो मैंने वही चीज कही कि भाई अगर आप क्या करते हो, एक्यूमुलेटेड पैसा जो है विड्रॉ करके किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर देते हो, तो उसको जो है एप्लीकेशन इनकम नहीं मानेंगे। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई ट्रस्ट के जो पिछले साल के क्या है, ट्रस्ट के जो पिछले साल के लॉसेज हैं, उसको जो है करंट में एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। क्या मतलब है समझना? ऐसा समझते हैं, देखो दो प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है आपका 25-26,
और ये प्रीवियस चल रहा है 24-25। अच्छा 24-25 में क्या हुआ था, भाई ट्रस्ट की इनकम थी 90, लेकिन ट्रस्ट के खर्चे थे कितने 100। तो बेसिकली ट्रस्ट का जो है बेसिकली एक्सेस खर्चा कितना था 10, मतलब बेसिकली ट्रस्ट का क्या था, ये ट्रस्ट का एक तरह का एक्सेस खर्चा था, तो लॉस ही कह सकते हो आप। तो 24-25 में इनकम हुई थी 90 की, खर्चे करे ट्रस्ट ने 100 के, तो ट्रस्ट का लॉस कितना है, पिछले साल का लॉस कितना है 10 है। अच्छा करंट की बात करते हैं। करंट में क्या होता है करंट में अपन अज्यूम करते हैं कि भाई उसकी इनकम कितनी है 150 ले लेते हैं, 150 में से 15% तो क्या हो जाती है, फ्लैट एग्जाम हो जाती है। तो करंट में इसको खर्च कितना करना चाहिए था भाई 150 माइनस 15%, तो उसको जो है 127.5 खर्च करना था। अज्यूम करते हैं कि भाई उसने क्या करा है, उसने जो है 97.5 क्या करा है, 97.5 जो है करंट में खर्च कर दिया है। तो 127.5 माइनस 97.5 कितना होता है, यह आता है आपका 30। तो इसलिए करंट में जो आपका ट्रस्ट है उसको 127.5 खर्च करना था, उसने खर्च कितना करा है 97.5 ही खर्च करा है, तो उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी 30। अच्छा ट्रस्ट ये नहीं कह सकता कि देखो पिछले साल मैंने क्या करा था 10 रुपए का एक्सेस खर्चा करा था, तो ट्रस्ट ये नहीं कह सकता कि भाई देखो 30 माइनस 10 मेरा जो है करंट की इनकम कितनी टैक्सेबल होगी 20 होगी। ट्रस्ट ऐसा नहीं कर सकता। तो मोटा मोटी ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ द अर्लियर ईयर्स शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन द करंट ईयर। भाई पिछले साल का जो आपका एक्सेस क्या था खर्चा था उसको करंट ईयर में जो है एप्लीकेशन इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब करंट में जो आपका ट्रस्ट है उसकी जो है इनकम टैक्सेबल कितनी होगी, इनकम टैक्सेबल होगी 30 की। बात समझ आती है, तो 30 रुपीज जो है टैक्सेबल करे जाएंगे। तो देखो इन लोगों ने वही चीज कही, ये वाला मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 छुड़ाया था, पॉइंट नंबर 5 भी अगेन ये कहता है, पॉइंट नंबर 5 भी अगेन ये कहता है कि भाई कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, मतलब पिछले साल का जो क्या था लॉस था वो करंट में आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। अब सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई इनकम रिसीव्ड, अगर ट्रस्ट को कोई इनकम रिसीव होती है फॉर रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस ऑफ टेंपल्स मॉस्क एक्सेट्रा, देखो क्या दे रखा है, एनी सम रिसीव्ड एज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेंपल मॉस्क गुरुद्वारा चर्च या फिर अदर प्लेस मे एट इट्स ऑप्शन बी ट्रीटेड एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। अब सुनो, आप एक ट्रस्ट हो आप क्या हो, एक जो है फॉर एग्जाम्पल एक ट्रस्ट हो, रिलीजियस ट्रस्ट हो, आप क्या हो, एक रिलीजियस ट्रस्ट हो। अच्छा रिलीजियस ट्रस्ट का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात आपको रिलीजियस ट्रस्ट पता होगा ना, जैसे वैष्णो माता ट्रस्ट हो गया, साईं बाबा ट्रस्ट हो गया, तो आप क्या हो, एक रिलीजियस ट्रस्ट हो। आप जो है क्या हो, एक जो है रिलीजियस ट्रस्ट हो। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको करंट में क्या होता है, करंट में आपको जो है कोई डोनेशन मिलता है, कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, किसके लिए मिलता है, फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ टेंपल। तो रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ टेंपल के लिए अगर आपको क्या मिलता है, करंट में कोई वॉलंटरी डोनेशन मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो है कॉर्पस डोनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब करंट में उसको जो है एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई आपने क्या करा है, उस पैसे को 11/5 मोड्स में इन्वेस्ट करा है, वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, आप उस पैसे को किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं करोगे, किसी दूसरे पर्सन को डोनेट नहीं करोगे। अच्छा फिर लोगों ने कहा कि भाई अप्लाइड बाय द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच द कंट्रीब्यूशन वाज मेड। तो लॉ ये कह रहा है कि भाई अगर आप जो है एक ट्रस्ट हो, अगर आप क्या हो, एक ट्रस्ट हो और आपको जो है क्या मिला है, कुछ पैसा मिला है फॉर द रेनोवेशन या फिर रिपेयर ऑफ टेंपल, तो उस पैसे को जो है आप क्या कर सकते हो, कॉर्पस डोनेशन की तरह ट्रीट करके एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो। कंडीशन ये है भाई आपको जो है क्या करना है, इन सारी कंडीशन को फुलफिल करना है। अच्छा जिस भी साल आपने कोई कंडीशन वॉलेट करी तो उस साल आपकी इनकम मान ली जाएगी। देखो ये रहा, हाउएवर इन केस ऑफ वॉलेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस सच सम ट्रीटेड एज कॉर्पस, मतलब जितना भी इनकम आपका पहले एग्जाम कर दिया गया था विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द वॉलेशन टेक्स प्लेस। वेरी इजी। आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन, आ जाओ जो है अपन आगे बढ़ते हैं, अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको कराऊंगा, ये वाला पॉइंट भी अभी आपको करा दूंगा। अब जो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा, इन लोगों ने कहा कि भाई अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग द सर्टेन इनकम ऑफ ट्रस्ट। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर ट्रस्ट क्या कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अगर ट्रस्ट क्या कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई वो बिजनेस क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर ट्रस्ट इंगेजेस इन एनी बिजनेस एक्टिविटी, तो जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, देखो ये रहा कि भाई अगर ट्रस्ट क्या कर रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, ट्रस्ट कोई स्कूल चला रहा है, उससे उसको फीस मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फीस का क्या कर सकता है, एग्जाम क्लेम कर सकता है, मतलब 15% एज डिडक्शन, 15% फ्लैट डिडक्शन, बाकी 85% एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अच्छा अगर ट्रस्ट क्या कर रहा है, अगर ट्रस्ट जो है बेसिकली एक इंसिडेंटल बिजनेस भी चला रहा है, अगर ट्रस्ट क्या कर रहा है, एक इंसिडेंटल बिजनेस भी चला रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी इनकम को एग्जाम क्लेम कर सकता है। लेकिन कंडीशन में बताई थी ना, ये बिजनेस इंसिडेंटल ही होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बुक्स भी बेच रहा है, यूनिफॉर्म भी बेच रहा है, तो उधर से भी उसको प्रॉफिट हो गया। तो अपना लॉ कहता है कि भाई अगर ट्रस्ट जो है कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो बिजनेस है वो इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर ट्रस्ट को क्या करना है, एग्जाम्पशन क्लेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको जो है क्या करना पड़ेगा, अपनी बिजनेस एक्टिविटी की सेपरेट बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो भी इंसिडेंटल बिजनेस है उसकी अपन सेपरेट बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अच्छा इंसिडेंटल का मतलब क्या है, तो इंसिडेंटल का मतलब है बिजनेस शुड सपोर्ट योर कॉम्प्लीमेंट प्राइमरी चैरिटेबल पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल अ ट्रस्ट रनिंग अ मेडिकल स्टोर इन अ हॉस्पिटल
या कैंटीन ना स्कूल, तो आप क्या कर रहे हो हॉस्पिटल में, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर चला के बैठे हो, तो ये मेडिकल स्टोर वाला बिजनेस क्या है, इंसिडेंटल है। अच्छा, स्कूल में आप कैंटीन चला के बैठे हो, स्कूल में आप क्या कर रहे हो, कैंटीन चला के बैठे हो, तो अगेन ये क्या है, इंसिडेंटल बिजनेस है। अच्छा, ये लोगों ने कहा कि अगर एओ को लगता है कि भाई ट्रस्ट ने क्या करा है, अपनी इंसिडेंटल बिजनेस इनकम को छुपाया है, तो जितनी भी इनकम उसने छुपाई है, जितनी भी इनकम जो है ट्रस्ट ने छुपाई है, वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, फिर जो है एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा समझ आई? तो अगर ट्रस्ट की कोई इंसिडेंटल बिजनेस है, ट्रस्ट का कोई इंसिडेंटल बिजनेस है, अगर एओ को लगता है कि भाई ट्रस्ट की जो इंसिडेंटल इनकम है वो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल कितनी 100 लाख, लेकिन ट्रस्ट ने दिखाई है कितनी 80 लाख, तो 80 लाख तो बेसिकली ट्रस्ट क्या कर सकता है, एग्जाम क्लेम कर सकता है। बोले तो 80 लाख में से 15% तो क्या हो जाएगा, फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी बैलेंस वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन बेसिस पे डिडक्शन ले सकता है। लेकिन वो जो 20 लाख है, जो 20 लाख है जो ट्रस्ट ने छुपाई थी, वो 20 लाख क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी एट नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल रेट्स का मतलब क्या है कि भाई ट्रस्ट, अपन ये देखेंगे कि भाई ट्रस्ट ने जो है डिफॉल्ट रिजीम ले रखी है, फिर नॉर्मल रिजीम ले रखी है, एंड अकॉर्डिंगली जो है जो भी स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, उस स्लैब रेट से क्या कर दी जाएगी, ये कंसिल इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। अब सुनो मेरी बात, अगर ट्रस्ट जो है बेसिकली फर्स्ट रिजीम या फिर सेकंड रिजीम में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, अगर ट्रस्ट जो है फर्स्ट रिजीम या सेकंड रिजीम में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, तो सेक्शन 10 के उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। देखो ये रहा, तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 शैल नॉट बी अलाउड वेयर फर्स्ट रिजीम या सेकंड रिजीम इज ऑप्टेड एक्सेप्ट व्हेन 10 एक्सेप्ट 10(1). तो मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आप फर्स्ट रिजीम या फिर सेकंड रिजीम में फॉल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप एक ट्रस्ट हो जो 1023C, एक सेकेंड, अगर आप क्या हो, एक ट्रस्ट हो जो सेक्शन 1023C के 1 और 2 में या तो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो या फिर सेकंड रिजीम में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप फर्स्ट रिजीम में सेकंड रिजीम में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, तो सेक्शन 10 के आपको कोई भी दूसरे डिडक्शन नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा और कोई भी जो है सेक्शन 10 का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अगर ट्रस्ट को कैपिटल गेन्स होता है तो क्या होगा। अगर ट्रस्ट को जो है क्या होता है, कैपिटल गेन्स होता है तो क्या होगा, अपन वो बात करते हैं। तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर ट्रस्ट को कैपिटल गेन्स हुआ है, तो जितने भी कैपिटल गेन्स है वो तो ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट ने एक एसेट परचेज करा था 2 लाख का, बेच दिया कितने का, 250 का, तो 50,000 क्या हो गया, 50,000 जो है उसका क्या मान लिया जाएगा, 50,000 जो है उसका कैपिटल गेन्स मान लिया जाएगा, वो उसकी इनकम हो जाएगी, वो ट्रस्ट की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अच्छा, अब अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर ट्रस्ट ने क्या करा है, एसेट बेच के एक नया एसेट परचेज कर लिया, एसेट बेच के एक नया एसेट परचेज कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। तो अपने केस में 2 लाख की चीज को जो है ट्रस्ट ने 250 में बेचा, तो ट्रस्ट का कैपिटल कितना हो गया, ट्रस्ट का जो है कैपिटल निकल के आ गया कितने का, 50,000 का, तो कैपिटल उसकी इनकम हो गई, कैपिटल उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। अज्यूमिंग ट्रस्ट की कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, अज्यूमिंग ट्रस्ट की कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो इसमें से क्या होगा 15% तो क्या हो जाएगा, 15% उसको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसको खर्च कितना करना पड़ेगा, 50,000 माइनस 15% कितना हो गया, 42,500 हो गया, तो उसको खर्च कितना करना है, 42,500 करना है। अब अपना लॉ कहता है भाई अगर ट्रस्ट ने क्या करा है, एसेट बेच के नया एसेट परचेज कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट विल बी ट्रीटेड एज अप्लाइड। आप समझते हैं, एग्जांपल समझना, ट्रस्ट ने एसेट बेच के करा, एक नया एसेट परचेज करा, ट्रस्ट ने जो है एसेट बेच के क्या करा, एक नया एसेट परचेज करा, कितने का, एक नया एसेट परचेज करा फॉर एग्जांपल 220 का, तो मुझे बताओ एप्लीकेशन ऑफ इनकम कितना माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है 220, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितना है 2 लाख है, तो 220 माइनस 2 लाख कितना हो गया, 20,000 हो गया, तो 20,000 वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम कर सकता है। वेरी इजी, तो ये हो गया अपना कैपिटल गेन्स का फंडा। तो कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन्स होगी ट्रस्ट की इनकम, लेकिन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, मतलब अगर ट्रस्ट क्या करता है, एक नया एसेट परचेस कर लेता है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट क्या मानी जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानी जाएगी। अब बात करेंगे अपन किसकी, अनोनिमस डोनेशन की। अपन जो है बात करते हैं किसकी, अनोनिमस डोनेशन की। भाई अगर ट्रस्ट को क्या मिलता है, अनोनिमस डोनेशन मिलता है। अनोनिमस डोनेशन का मतलब क्या है, ऐसा डोनेशन जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द डोनर हमें नहीं पता कि भाई किसने डोनेट करा है, वो अपने को नहीं पता। तो देखो सीधी सी बात यह है, तो सीधी सी बात यह है कि भाई जितना भी अनोनिमस डोनेशन मिला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है आप एक एग्जेम्पशन लिमिट निकालोगे, मतलब 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विचर इज हायर, ये जो है नॉर्मल डोनेशन की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, बाकी बैलेंस जो है 30% टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं, देखो अपन देखते हैं कि भाई ट्रस्ट के जो है करंट ईयर में टोटल डोनेशन कितने हैं, 100 लाख ले लिया मैंने। अच्छा, इस 100 लाख में से क्या है, 100 लाख में से 10 लाख के अनोनिमस डोनेशन हैं और बाकी जो 90 लाख है वो क्या है, नॉर्मल डोनेशन है। ठीक है ना, बात समझ आई। अब सुनो मेरी बात, अपना लॉ ये कहता है कि भाई आप क्या करो, एक लिमिट निकालो, 115 बीबी से जो है एक लिमिट निकालने को बोलता है। लिमिट क्या बोलती है, लिमिट बोलती है 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विचर इज हायर। अच्छा मुझे बताओ टोटल डोनेशन कितने हैं, टोटल डोनेशन है आपका 100 लाख, तो 100 लाख का 5% करो, वही करा मैंने, 100 लाख का 5% कितना आया, 5 लाख आया, तो 5 लाख और 1 लाख विचर इज हायर, विचर इज हायर कितना हो गया, 5 लाख हो गया। तो अपना लॉ ये कहता है कि जो भी आपके अनोनिमस डोनेशन है, जो भी आपके क्या है अनोनिमस डोनेशन है, कितने के हैं, 10 लाख के हैं, तो इस 10 लाख में से इस 5 लाख को तो नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा और बाकी बैलेंस तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 लाख हो गया, तो बाकी बैलेंस क्या होगा, बाकी बैलेंस जो है 30% टैक्सेबल होगा। पढ़ो देखो, ये लोगों ने कहा कि भाई अनोनिमस डोनेशन क्या बोलता है, सॉरी 115 बीबीसी क्या बोलता है कि भाई अनोनिमस डोनेशन जो है 30% टैक्सेबल होंगे, लेकिन इन लोगों ने जो है एक एग्जेम्पशन दिया कि भाई 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विचर इज हायर,
ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ये क्या करा जाएगा, ये जो है नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा। इसको जो है अपन क्या करेंगे, नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो अपने केस अपने लिमिट निकाली कितनी आई, 5 लाख आई। तो देखो सीधी सी बात ये है कि टोटल आपके अनॉर्मल डोनेशन थे 10 लाख के, इसमें से जो 5 लाख है तो नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा भाई, बाकी जो 5 लाख क्या करा जाएगा, अनॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई इस 5 लाख पे क्या करना पड़ेगा, इस 5 लाख पे जो है ट्रस्ट को 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो 5 लाख है इसको नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई इस 5 लाख में से पहले ट्रस्ट को 15% फ्लैट टैक्स मिल जाएगा और बाकी जो 85% है उसको जो है एप्लीकेशन बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। डन है। अच्छा, अपन ने कहा कि भाई 5% ऑफ टोटल डोनेशन लेना है। अब टोटल डोनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई टोटल डोनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन और अनॉर्मल डोनेशन। अच्छा, आईसीआई जो है गवर्नमेंट ग्रांट को जो है इस टोटल डोनेशन की लिमिट में कंसिडर नहीं करता है। बात समझ आती है। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर अनॉर्मस डोनेशन जो है होली रिलीजियस ट्रस्ट ने क्या करा है, रिसीव करा है अगर अनॉर्मस डोनेशन होली रिलीजियस ट्रस्ट ने रिसीव करा है तो उसको जो है नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा, 115 बीबीसी नहीं लगेगा। अच्छा, ये क्यों आया, तो पी चिदम्बरम साहब ने जो है अमेंडमेंट लाया था। पी चिदम्बरम साहब जो है इसका अमेंडमेंट लाए थे, उसको जो है मैंने बहुत लॉजिकली आपको अपने लेक्चर्स में समझा रखा है। तो अभी अपने को क्या रिवाइज करना है कि भाई अगर अनॉर्मस डोनेशन होली रिलीजियस ट्रस्ट ने रिसीव कराए तो जो है उसको नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा, बीबीसी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर अनोनिमस डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट ने रिसीव करा है, वो रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है, होली रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, बीबीसी अप्लाई हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि भाई अगर अनोनिमस डोनेशन मिला है तो किसको मिला है, आपको चेक करना पड़ेगा, होली रिलीजियस ट्रस्ट को मिला है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। ठीक है ना। तो अगर आप होली रिलीजियस ट्रस्ट हो तो बेसिकली बीबीसी नहीं लगेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर होली रिलीजियस ट्रस्ट के अलावा किसी दूसरे ट्रस्ट को मिला है तो बीबीसी लग जाएगा, 30% में टैक्सेबल होगा। अच्छा, अगर एक ट्रस्ट है जो बेसिकली दोनों ही काम कर रहा है, मतलब चैरिटी का भी काम करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो और रिलीजियस ट्रस्ट भी है, तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि जो अनोनिमस डोनेशन मिला है वो किस पर्पस के लिए मिला है। वो अगर रिलीजियस पर्पस के लिए मिला है तो क्या होगा, वो जो है अगर रिलीजियस पर्पस के लिए मिला है तो नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा, और रिलीजियस पर्पस के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए मिला है तो क्या होगा, बीबीसी में 30% में टैक्सेबल हो जाएगा। लॉजिकली बात समझ आ रही है ना। तो मोटा मोटी अगर अनोनिमस डोनेशन होली रिलीजियस ट्रस्ट को मिला है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा। अच्छा, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है तो बीबीसी लग जाएगा। अगर एक ऐसे ट्रस्ट को मिला है जो दोनों ही काम करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपल सी बात यह है कि भाई अपन ये देखेंगे, कि भाई ये जो ट्रस्ट को अनोनिमस डोनेशन मिला है किस पर्पस के लिए मिला है। अगर अदर देन रिलीजियस पर्पस के लिए मिला है तो बीबीसी लग जाएगा, 30% टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, और रिलीजियस पर्पस के लिए मिला है तो बीबीसी नहीं लगेगा, नॉर्मल डोनेशन की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान समझना, आगे बढ़ते हैं अपन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट करा देता हूं मैं आपको जो है ये वाला पॉइंट करा देता हूं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको ये कराया कि भाई अगर आप जो है बेसिकली पॉइंट नंबर 1 से लेके 6 में कहीं पे भी फॉल करते हो तो उस केस में जो भी आपकी रिसीट्स हैं, अब वो बिजनेस से हो या फिर डोनेशन से हो, वो पूरी की पूरी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है वो 1 से लेके 6 में कहीं फॉल नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली आपका जो है रेसिडुअल वाले पॉइंट में फॉल करता है, तो पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। मतलब आप जो है चैरिटेबल पर्पस का काम कर रहे हो, अच्छा आप चैरिटी का काम कर रहे हो, अच्छा जो काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी कर रहे हो वो 1 से लेके 6 में फॉल नहीं करती, कहाँ पे फॉल करती है, 7 में फॉल करती है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 7 नंबर का है, मतलब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का है, तो उस केस में जो आपकी टोटल रिसीट्स है, अच्छा तो उस केस में हम ये देखेंगे कि भाई जो आपकी बिजनेस रिसीट्स है ना वो टोटल रिसीट्स का अप टू जो है 20% ही होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बिजनेस रिसीट है टोटल रिसीट का 20% ज्यादा हो गई तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। पढ़ो देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू शैल नॉट बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल अगर एग्रीगेट रिसीट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स। तो मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 1 से लेकर 6 में फॉल नहीं करता, मतलब जो है रेसिडुअल पॉइंट में फॉल करता है, रेसिडुअल पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 7 में फॉल करता है, तो उस केस में जो आपके बिजनेस रिसीट है टोटल रिसीट का जो है अप टू 20% ही होनी चाहिए। अच्छा, अगर बिजनेस रिसीट 20% ज्यादा हो गई तो उस पर्टिकुलर ईयर में आप जो है एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे। देखो ये दे रखा है कि भाई नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 फॉर दैट ईयर, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा लेकिन बेसिकली आपको जो है एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो करंट टाइम में अगर आपके बिजनेस से टोटल रिसीट के 20% से ज्यादा है तो करंट टाइम में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर अगले साल फॉर एग्जांपल आपकी जो बिजनेस रिसीट है टोटल रिसीट की अप टू 20% तक आ जाती है तो अगले साल आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। अच्छा, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, चैरिटेबल पर्पस का ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो आगे बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स को प्रमोट करने का है, तो भी हम ये मानेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, चैरिटी का काम कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन जो है आगे आ जाते हैं। देखो ये रहा कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर फर्स्ट रेजिम एंड सेकंड रेजिम। तो देखो
भाई अगर आप फर्स्ट रिजिम या सेकंड रिजिम के अंदर एग्जामेशन लेना चाहते हो तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आरओआई जो है ड्यू डेट पे फाइल करनी पड़ेगी, ट्रस्ट को आरओआई ड्यू डेट पे फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे 10 साल के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा, तो ये लोगों ने कहा कि भाई अगर ट्रस्ट का टोटल इनकम बिफोर एग्जामेशन, मतलब जो भी अपन एग्जामेशन की बातें करते हैं उससे पहले, एग्जामेशन लेने से पहले अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो है क्या करनी पड़ेगी, उसको ऑडिट करानी पड़ेगी बाय सीए। अच्छा, और जो ऑडिट वो कब तक करानी पड़ेगी आपको, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अच्छा, और इसी तरह से भाई फर्स्ट रिजिम में अगर आप क्या करो, मतलब 1023 से 1 एंड 2 में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड रिजिम में क्या करना चाहते हो, एग्जामेशन लेना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो लोगों ने वही चीज कही कि प्राइमरी कंडीशन टू अवेल एग्जामेशन बोथ द रिजिम इज दैट आप जो है क्या होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए। अच्छा, फेलियर टू रजिस्टर विल डिप्राइव एग्जामेशन फ्रॉम द विल डिप्राइव एग्जामेशन फॉर सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर आप फर्स्ट रिजिम के पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में फॉल करते हो तो आपको क्या नहीं करना, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन अगर आप फर्स्ट रिजिम के पॉइंट नंबर 3 में फॉल करते हो या फिर सेकंड रिजिम में फॉल कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस अगर आपको एग्जाम से लेना है तो। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। भाई देखो, अगर आप 1023 के पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में फॉल नहीं करते तो सीधी सी बात आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एग्जामेशन क्लेम करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट्स क्या है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो गवर्नड है किससे, सेक्शन 12 AB से। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर आप जो है बेसिकली नए ट्रस्ट हो, पहली बार एप्लीकेशन दे रहे हो तो उस केस में अपना लॉ क्या कहता है कि भाई आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच द एप्लीकेशन इज सॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दे दी, अब जो कमिश्नर वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। तो ऑर्डर कब तक पास होगा, ऑर्डर इज टू बी पास विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। अच्छा, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और आपने अभी तक अपनी एक्टिविटीज को चालू नहीं करा है तो आपको क्या दिया जाएगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले सरकार आपको क्या करती है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देती है। अच्छा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जो है 3 साल के लिए मिलता है। अच्छा, इन लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन कब से मिलेगा, तो लोगों ने कहा जिस साल से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो उस साल से आपको जो है 3 साल का क्या दे दिया जाएगा, 3 साल का जो है बेसिकली प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप क्या करते हो, पहली बार एप्लीकेशन फाइल करते हो, जब भी आप पहली बार एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको क्या दिया जाता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। लेकिन एक अमेंडमेंट आया 1 अक्टूबर 2023 से, एक अमेंडमेंट आया कि भाई ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि भाई अगर कोई ट्रस्ट है उसने अपना एक्टिविटीज ऑलरेडी चालू कर दिया है, उसने क्या करा है, अपना एक्टिविटीज ऑलरेडी चालू कर दिया है एंड उसने अभी तक एग्जामेशन नहीं लिया था, वो पहली बार एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अपनी एक्टिविटीज को ऑलरेडी चालू कर दिया है और आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दे रहे हो, तो उस केस में जो है आपको जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सरकार क्या करेगी, आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगी। वापस समझना, आप एक ट्रस्ट हो, आपने अपनी एक्टिविटीज ऑलरेडी चालू कर दी है, आप पहली बार जो है क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। अच्छा, तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप पहली बार एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो और आपने अपनी एक्टिविटीज ऑलरेडी कमेंस कर दी है ना, तो उस केस में डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, आप एक ट्रस्ट हो, आपने अपनी एक्टिविटी जो है अभी तक चालू नहीं करी है, आपने अपनी एक्टिविटी जो है बेसिकली अभी तक चालू नहीं करी है और आप पहली बार एप्लीकेशन दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो है पीआर दिया जाएगा। तो क्रक्स क्या है, जो क्रक्स क्या बोलता है कि भाई विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 ट्रस्ट जिसने अपनी एक्टिविटीज चालू कर दी है एंड वो क्या कर रहा है, पहली बार एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो देखो क्या रखा है, इट नीड नॉट फर्स्ट अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, उसको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एफआर फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। देखो, इट कैन एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्टिविटीज डायरेक्टली अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो मोटा मोटी अगर आपने अपनी एक्टिविटीज ऑलरेडी चालू कर दी है, पहली बार एप्लीकेशन दे रहे हो, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा, भाई फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा, जिसने अपनी एक्टिविटीज ऑलरेडी चालू नहीं करी है। तो लोगों ने कहा कि भाई इट कैन एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्टिविटीज डायरेक्टली अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपने एप्लीकेशन फाइल करी तो जो आपका कमिश्नर है वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। तो ऑर्डर विल बी पास विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। अच्छा, आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा 5 साल के लिए। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, भाई आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन वो कब से होगा, तो इन लोगों ने कहा एग्जामेशन एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो जिस साल आपने एप्लीकेशन दी उसके अगले साल से 5 साल काउंट करे जाएंगे। अच्छा, तो क्रक्स क्या है कि भाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 ओनली ट्रस्ट फंड या इंस्टीट्यूशन जिसने अपनी एक्टिविटीज कमेंस नहीं करी है आर रिक्वायर्ड टू गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। बात समझ आई, क्रक्स समझ में आया। ठीक है, अब देखो पहले क्या हुआ करता था, समझना 1 अप्रैल 2021 से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था ना, वो कौन से सेक्शन में होता था, वो जो है आपका सेक्शन 12A और 12AA में होता था। अच्छा, 1 अप्रैल 2021 के बाद क्या हुआ, सरकार ने जो है ये कहा कि भाई सारे के सारे ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप जो है पुराने वाले सेक्शन में क्या थे, रजिस्टर्ड थे, तो आपको क्या करना है, न्यू वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, री रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन या फंड्स विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो जो पहले 12A और AA में रजिस्टर्ड थे उनको क्या करना पड़ेगा, 12AB में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन कब तक देनी है, इन लोगों ने कहा भाई 1 अप्रैल 21 के विद इन 3 मंथ्स में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, ऑर्डर कब तक पास होगा, तो बेसिकली आपने एप्लीकेशन दी तो कमिश्नर क्या करेगी, कमिश्नर ऑर्डर पास करेगी। ऑर्डर किसका पास होगा, भाई आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी। तो ऑर्डर पास होगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन रिसीव्ड।
और वैलिडिटी पीरियड जो है बेसिकली 5 साल, मतलब 5 साल के आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 5 साल काउंट कैसे करे जाएंगे, तो लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इज एप्लीकेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन वाज अर्लियर ग्रांटेड। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है रजिस्ट्रेशन मिला था, आपने जो है इनिशियल रजिस्ट्रेशन लिया था 1920, प्रीवियस ईयर 1920 में, तो सेक्शन 12 में आपने 1920 में क्या करा, रजिस्ट्रेशन लिया। अच्छा, 2021 में आपने क्या करा, 12AB के अंदर क्या करा, एप्लीकेशन फाइल करी, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। तो 5 साल के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 5 साल कहां से काउंट कर जाएंगे, तो लोगों ने कहा 1920 से काउंट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब सुनो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। भाई आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे 12AB में, आपने पहले 5 साल के रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आप जो है रिन्यू कराना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, रिन्यू कराना चाहते हो, तो बेसिकली एप्लीकेशन फाइल करोगे। तो उन लोगों ने कहा भाई 5 साल आपके खत्म हो रहे हैं ना, तो विद इन 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे। एप्लीकेशन फाइल करनी है विद इन 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा कब से, देखो इन लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन गारंटी इज एप्लीकेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। जिस साल आपने एप्लीकेशन दी उसके अगले साल से 5 साल काउंट हो जाएंगे, वेरी इजी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप जो है ये वाले केस में फॉलो करते हो, मतलब आपने अपनी एक्टिविटीज कमेंस नहीं करी थी, आप पहली बार एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या मिलता है, PR मिलता है। तो देखो ये रहा आप जो है क्या थे, आप जो है बेसिकली प्रोविजनली रजिस्टर्ड थे, अब आपको क्या करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना है। देखो क्या दे रखा है भाई, फाइनल रजिस्ट्रेशन वेयर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड, मतलब बेसिकली आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा था, अब उसको आपको जो है फाइनल में कब कन्वर्ट कराना है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई फाइनल रजिस्ट्रेशन की आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी व्हिच आर इज अर्लियर। तो ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपने क्या करा, एप्लीकेशन फाइल करी, तो रजिस्ट्रेशन आपको जो है कौन से साल से मिलेगा, तो उन लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। फॉर एग्जांपल समझना भाई, आपने जो है PR लिया था, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था 22-23 में। अच्छा, PR जो है 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो बेसिकली ये तो हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल, तो 23-24 और 24-25। अच्छा, आपने क्या करा, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको 5 साल का लिए मिलेगा। अब 5 साल कहां से काउंट कर जाएंगे, तो 22-23 से 5 साल काउंट कर जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 में आपने एप्लीकेशन दी, आपने क्या करा, एप्लीकेशन दी, ऑर्डर कब तक पास होगा, तो ओपन पढ़ेंगे नीचे। अच्छा, फिर लोगों ने एक और चीज कही, समझना, इन लोगों ने कहा कि भाई टू रिवाइव इनऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर 1023C। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है फर्स्ट रिजीम के अंदर क्या कर रहे हो, एग्जाम्पशन ले रहे हो, फर्स्ट रिजीम के अंदर एग्जाम्पशन ले रहे हो, तो सेकंड रिजीम में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अगर सेकंड रिजीम में एग्जाम्पशन ले रहे हो तो फर्स्ट रिजीम में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल समझना फॉर एग्जांपल आप समझना, आप पहले जो है सेकंड रिजीम में एग्जाम्पशन ले रहे थे, आप सेकंड रिजीम में क्या कर रहे थे, एग्जाम्पशन ले रहे थे। अच्छा, फिर आपने क्या करा, फर्स्ट रिजीम में जो है क्या करा, एग्जाम्पशन लेना चालू कर दिया, तो सीधी सी बात है आपको क्या नहीं मिलेगा, सेकंड रिजीम का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट रिजीम में एग्जाम्पशन ले रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, वापस सेकंड रिजीम में एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो, देखो आप क्या कराना चाहते हो, टू रिवाइव इनऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर 1023C। बात समझाई। देखो दोनों रिजीम में एक साथ आपको जो है क्या नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो है अपना इनऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन को रिवाइव कराना है, तो एप्लीकेशन कब तक फाइल कर सकते हो, इन लोगों ने कहा एप्लीकेशन हैज टू बी मेड एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द रजिस्ट्रेशन इज सॉट। तो जिस साल से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो सेकंड रिजीम में, ठीक है ना, उस साल के कमेंसमेंट के एटलीस्ट 6 महीने पहले आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन आपको कब से मिलेगा, तो जिस साल आपने एप्लीकेशन दी है उसके अगले साल से आपको जो है रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट क्या था, योगा का था, आपने क्या करा, योगा से अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, आप एक ट्रस्ट हो, आपका ऑब्जेक्ट योगा था, आपने जो है अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको योगा से एजुकेशन कर दिया, तो सीधी सी बात आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अगेन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। कब तक करना पड़ेगा, तो इन लोगों ने कहा आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इज एप्लीकेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो जिस साल आपने एप्लीकेशन दी है उसके अगले साल से आपको क्या होगा, उसके अगले साल से जो है आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, वेरी इजी। तो अगर कोई ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसने क्या करा है, अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करा है, तो उसको एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है, मैंने आपको बता दिया। अब सुनो भाई, पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या करा था, एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो ऑर्डर कब तक पास होगा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 में आपने एप्लीकेशन फाइल करी, अब ऑर्डर कब तक पास होगा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ऑर्डर फॉर केसेस 2 to 5 ऑर्डर टू बी पास विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। लेकिन मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, 1 अक्टूबर 2024 से ये जो मंथ है ना, इसको क्या कर दिया गया है, क्वार्टर कर दिया गया है। तो देखो ये रहा भाई, 1 अक्टूबर 2024 से जो आपका कमिश्नर है वो ऑर्डर कब तक पास करेगा, तो उन लोगों ने कहा ऑर्डर हैज टू बी पास विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। डन है, तो ये अमेंडमेंट ध्यान रखना, ये जो आपका क्या करना, अमेंडमेंट ध्यान रखना। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 में जो आपका रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए मिलेगा, आपको 5 साल के लिए दे दिया जाएगा, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझता है आपको। अच्छा, फिर एक और अमेंडमेंट आया, फाइनेंस 25 में एक और अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट है समझना। क्वेश्चन अपन अमेंडमेंट ये कहता है भाई, पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 के मतलब जो अमेंडमेंट है वो किस पे एप्लीकेबल है, 1, 2, 3, 4, 5 पे एप्लीकेबल है। तो 1, 2, 3, 4, 5 में अगर आप क्या करते हो, 1, 2, 3, 4, 5 में अगर आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन देते हो, एंड अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम
बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्शन इज अप टू 5 करोड़ इन ईच ऑफ द 2 years बिफोर द ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो जिस साल आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसके पिछले 2 साल में अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्शन कितनी है, अप टू 5 करोड़ है, तो जो 5 साल की वैलिडिटी है ना, तो जो आपका ट्रस्ट है ना उसको जो है 5 साल की जगह कितने का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 5 साल की जगह 10 साल का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा डायरेक्ट। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गई बात। अच्छा, फिर लोगों ने एक और पॉइंट कहा कि जो भी अपने ऊपर केसेस पड़े, जो भी अपने ऊपर क्या करे रजिस्ट्रेशन के केसेस पड़े, वहां पे अपने टाइम भी देखिए ना कि भाई जो आपका ट्रस्ट है उसको एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है। तो अपना लॉ ये कहता है कि प्रोवाइडेड डेट वेयर द एप्लीकेशन इज फाइल बियॉन्ड द टाइम लिमिट अलाउड इन द अबव केसेस। फॉर एग्जांपल एसएससी ने लेट एप्लीकेशन फाइल करी तो कमिश्नर अगर रीजनेबल कॉज है तो कमिश्नर क्या कर सकता है, डिले एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इसको काट देना, अब आपके लिए काम का नहीं है। ये वाला पॉइंट क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो, अब आपके काम का नहीं है। तो लोगों ने वही कहा कि भाई ट्रस्ट जो है बेसिकली जो 12A और 12AA में रजिस्टर्ड थे, ट्रस्ट जो ऑलरेडी 12A और 12AA में रजिस्टर्ड थे, उनको क्या करना है, उनको जो है 12AB में रजिस्ट्रेशन कराना है। ये भी आपके काम का नहीं है, रेलेवेंट नहीं। मैंने आपको ऊपर बता दिया, मैंने आपको ऊपर बता दिया था इधर कि भाई पहले जो है रजिस्ट्रेशन 12A और AA में होता था, अब रजिस्ट्रेशन किस में होता है, 12AB में होता है। तो जो भी ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 1 April 2021 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उनको क्या करना पड़ेगा, 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कब तक लेना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया भाई 1 April 21 से 1 April से 21 से विदिन 3 मंथ्स, मतलब क्या होता है ये अप्रैल मई जून, मतलब 30th ऑफ जून तक क्या करना है, उसको 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो वही चीज इन लोगों ने इधर दे रखी है, देखो ये रहा 30th ऑफ जून 24 तक उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको एक फंडा समझ आ गया ना कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हो, चैरिटी का काम करना चाहते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट आप जो है रजिस्टर कराना चाहते हो, तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है। आप सुनो, आपने एप्लीकेशन फाइल करी, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। क्या बोल रहा है ये पॉइंट देखो कि भाई रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल बाय द कमिश्नर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट क्या करता है, इनमें से जो है कोई भी क्या करता है, वॉल्यूशन करता है। देखो क्या बोल रहा है ये, भाई ट्रस्ट ने क्या करा, अपनी इनकम अप्लाई करी फॉर अदर देन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। भाई ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था योगा, लेकिन ट्रस्ट क्या कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है, मतलब बेसिकली ट्रस्ट अपनी इनकम को अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो कमिश्नर क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अच्छा मेरी बात जो है ध्यान समझना, आपके दिमाग में अगर एक सवाल आया, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, यहाँ पे कहाँ पे सवाल आया होगा, देखो ये रहा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने जो है आपको इधर एक चीज पढ़ाई थी कि भाई अगर कोई ट्रस्ट है जो रिलीजियस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश्ड है, रिलीजियस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश्ड है, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर उसको क्या मिलता है, टेम्पल्स के रिपेयर्स एंड रेनोवेशन के लिए कुछ इनकम मिलती है, तो क्या कर सकता है, उसको कॉर्पोरेट डोनेशन ट्रीट कर सकता है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार ये रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है। तो देखो अपना इनकम टैक्स ये कहता है कि भाई अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, अगर आप क्या हो, एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, सेकंड रीजन में जो है रजिस्ट्रेशन करके क्या कर सकते हो, अपनी इनकम को एग्जाम क्लेम कर सकते हो। तो मोटा मोटी एग्जाम्पशन किस किस को मिलता है भाई, एक तो जो है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है और एक आपका रिलीजियस ट्रस्ट को भी मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, जैसे वैष्णो माता ट्रस्ट हो गया, साईं बाबा ट्रस्ट हो गया, तो क्या करते हैं, रिलीजन को प्रमोट करते हैं, तो क्या करते हैं, रिलीजन को प्रमोट करते हैं। तो अगर आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, सेकंड रीजन में रजिस्ट्रेशन करा के अपना बेसिकली इस तरह से एग्जाम्पशन ले सकते हो। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना, अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो अपनी इनकम है वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझना, वैष्णो माता ट्रस्ट है, उसका काम क्या है, उनका काम ये कि भाई वो क्या करते हैं, वो जो है सिंपल सी बात है, वैष्णो माता का जो मंदिर है उसको संभालते हैं। अच्छा, अगर बेसिकली वो जो ट्रस्ट है, वैष्णो माता ट्रस्ट है, अपनी इनकम को किसी प्राइवेट रिलीजियस, मतलब किसी एक पर्सन के रिलीजियस के लिए या फिर दो चार लोगों के लिए अप्लाई कर देगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप जो रिलीजियस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हो, तो आप सारे लोगों के लिए क्या करोगे, भला करोगे, किसी एक दो लोगों का भला करोगे, क्या किसी एक दो लोगों का भला नहीं करोगे। आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए कि भाई आप होलिस्टिकली, आप जो है होलिस्टिकली क्या करो, सारे के सारे लोग जो उस रीजन में कवर्ड होते हैं उनका क्या करो, भला करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई किसी भी 2-3 लोगों को पकड़ लिया, आप उन्हीं का भला कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई इनकम हैज बीन अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट या कम्युनिटी। अगेन वही बात, आप जो क्या नहीं कर सकते, अपनी इनकम किसी रिलीजियस कास्ट या कम्युनिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट के दौरान काम करो। फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट है एजुकेशन का, तो सबको एजुकेशन दो। ऐसा मत करो कि भाई हम तो क्या करेंगे, सिर्फ मुस्लिम को एजुकेशन देंगे, हम तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एजुकेशन देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर ट्रस्ट की बिजनेस इनकम है, अगर वो बिजनेस जो है इंसिडेंटल नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में जो है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना, भाई अगर ट्रस्ट का कोई बिजनेस है तो इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अपन एक और चीज देखी थी कि भाई अगर ट्रस्ट का कोई बिजनेस है विच इज इंसिडेंटल, लेकिन उसने बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी, तो भी क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर एक कंडीशन पढ़ाई थी ना, मैंने जो है आपको ऊपर एक कंडीशन पढ़ाई थी, देखो हीरा मैंने आपको जो है कंडीशन पढ़ाई थी कि भाई अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो इंसिडेंटल होना चाहिए, आपने बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करी हुई होनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वॉलेट हुई तो क्या होगा, ट्रस्ट कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। डन है, आगे बढ़ो। इन लोगों ने कहा कि भाई एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट आर नॉट जेन्युइन, भाई ट्रस्ट घपलेबाजी कर रहा है, ट्रस्ट जो है घपलेबाजी कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन। भाई ट्रस्ट ने अगर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी तो क्या होगा,
तो जो है कमिश्नर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। अच्छा, अगर आपकी जो एप्लीकेशन थी वो इनकम्प्लीट होती थी, अगर आपकी जो एप्लीकेशन थी वो इनकम्प्लीट होती थी तो भी आपका जो कमिश्नर था वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 25 ने क्या करा, इस इनकम्प्लीट वर्ड को ओमिट कर दिया। तो वर्ड्स इनकम्प्लीट हैव बीन ओमिटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 25, वेरी इजी। अच्छा, अब इन लोगों ने कहा कि भाई कमिश्नर जो अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का ऑर्डर वो कब तक पास कर सकता है, तो उन लोगों ने कहा भाई ऑर्डर कैंसिलिंग या रिफ्यूजिंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी पास्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, सॉरी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द फर्स्ट नोटिस इशूड बाय द कमिश्नर कॉलिंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन और मेकिंग एनी इंक्वायरी। मैंने आपको क्या बताया, भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अगर कमिश्नर को लगता है कि भाई ट्रस्ट ने कुछ गड़बड़ करी है तो क्या करेगा, कमिश्नर जो है बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब बेसिकली एसएससी को बताएगा कि भाई देखो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो कहो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है बेसिकली क्या करा जाएगा, आप उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जाएगा, या फिर अगर फॉर एग्जांपल कमिश्नर को लगता है कि भाई जो एसएससी है उसने क्या करा है, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। तो ऑर्डर कैंसिलिंग या रिफ्यूजिंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी पास्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द फर्स्ट नोटिस इज इशूड। इजी है। अच्छा, अब 11(5) मोड्स की बात करते हैं। अपन ने देखा कि भाई आपका जो कॉर्पोरेट डोनेशन है उसको आपको 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, एग्जाम्पशन लेना है। मैंने आपको बताया था ना तो अगर आपका जो कॉर्पोरेट डोनेशन है वो एग्जाम होता है, बट कंडीशन है आपने उसको 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करा। अब 11(5) मोड्स का मतलब क्या है, तो देखो 11(5) मोड्स का मतलब है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली कॉर्पोरेट डोनेशन मतलब जो पैसा मिला है उसको सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हो उस पैसे को विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्ट्री डिपॉजिटरी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट कर सकते हो विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या फिर शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो इन द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी जिसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सरकार ने क्या कर रखा है, गारंटी कर रखा है। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द बॉन्ड्स इशूड बाय द पब्लिक कंपनी जो क्या है इंडिया में रजिस्टर्ड है और जिसका बिजनेस क्या है, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन द इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी जो इंगेज्ड है इन द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई एंड विच एटलीस्ट 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय एनपीसीआई। या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन आप प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कौन सी प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो अपने बिल्डिंग में क्या कर रखी है, इंस्टॉल कर रखी है फॉर कन्वीनियंट ऑक्यूपेशन। या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में। इतनी बात समझ में आई, तो अपन को ये समझ में आया कि भाई 11(5) मोड्स का मतलब क्या क्या है। अच्छा, आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली आपको करंट में देखो करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 25-26 है, करंट ईयर में आपको 100 लाख का कॉर्पोरेट डोनेशन मिला, आपने क्या करा, पब्लिक सेक्टर कंपनी के जो है शेयर्स खरीद लिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी के क्या करे, शेयर्स खरीद लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल समझते हैं अगले साल क्या होता है, 26-27 में ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना क्या हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन जाती है। अब क्या होगा भाई, अपना कंडीशन तो क्या है, कंडीशन तो ये कि भाई कॉर्पोरेट डोनेशन आपको जो है 11(5) मोड्स में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 11(5) मोड्स का मतलब क्या है, 11(5) मोड्स का मतलब है भाई आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो या डिपॉजिट करो इन पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, 25-26 में आपको जो है कॉर्पोरेट डोनेशन मिला था, आपने जो है क्या करा, 11(5) मोड में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो करंट में एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल क्या होता है, अगले साल जो है ये कंपनी, ये पब्लिक कंपनी क्या बन जाती है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है। मतलब अभी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, अभी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, तो जो कॉर्पोरेट डोनेशन है वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड है। तो अब क्या होगा, तो अपना लॉ कहता है देखो कि भाई अगर आपने क्या करा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स परचेस करे हैं एंड सच पब्लिक सेक्टर कंपनी सीरीज टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है then the investment made shall be deemed to be the investment made for 3 years from the date of cessation and in case of any other investment till the date of its maturity। तो अपना लॉ ये कहता है, अपना लॉ ये कहता है कि भाई अपना लॉ ये कहता है कि डेट ऑफ सेसेशन से विद इन 3 इयर्स तक यही माना जाएगा कि भाई ये जो कंपनी है ये क्या है, 11(5) मोड वाली एलिजिबल कंपनी ही है। तो अगर आपने क्या करा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स परचेस करे हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी बन जाती है, तो अपना लॉ ये कहता है कि जो आपने क्या करा था, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा था वो 11(5) मोड्स के ही माने जाएंगे। और कब तक माने जाएंगे, डेट ऑफ सेशन के विद इन 3 इयर्स तक माने जाएंगे। अच्छा, शेयर्स के अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या करा था, डिपॉजिट करा रखा था, आपने क्या करा था, डिपॉजिट करा रखा था विद पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई इन केस ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी उसको 11(5) मोड्स का ही माना जाएगा। लॉजिक की बात समझाई। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, 25-26 में 100 लाख का जो कॉर्पोरेट डोनेशन है उसको जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास क्या करा, 10 साल के लिए डिपॉजिट करा दिया, 10 साल के लिए क्या करा, डिपॉजिट करा दिया। मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 35-36, प्रीवियस से 35-36 का डिपॉजिट करा दिया। अच्छा, अगले साल क्या होता है, अगले साल जो है बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाती है। तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई देखो 35-36 तक जो है ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है इसको 11(5) मोड्स का ही माना जाएगा। तो आपको जो है 11(5) मोड समझ में आ गए। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका कॉर्पोरेट डोनेशन है, देखो ये कॉर्पोरेट डोनेशन जो है आप फुल्ली एग्जाम क्लेम कर सकते हो, कंडीशन यही आपको उसको 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जो है कॉर्पोरेट डोनेशन को 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करा तो क्या होगा, देखो ये तो जो है 115 बीबीआई लग जाएगा, 115 बीबीआई लग जाएगा और वो जो है आपका कॉर्पोरेट डोनेशन 30% टैक्सेबल हो जाएगा। पढ़ो देखो, अगर आपने कॉर्पोरेट डोनेशन जो है 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करा तो फिर वो क्या होगा, 115 बीबीआई में 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब इन लोगों ने कहा कि भाई एग्जाम्पशन नॉट टू बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, इन केसेस में
इन केसेस में जो है आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, समझना। तो इन केसेस में जो है आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, समझना। भाई ट्रस्ट ने क्या करा, अपनी इनकम खर्च कर दी, अप्लाई कर दी फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटेड पर्सन। तो जितनी भी इनकम रिलेटेड पर्सन पे अप्लाई करी गई है उस पर जो है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो क्या होगी, बीबीआई में 30% टैक्सेबल होगी। अच्छा, रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है, देखो ये रहा रिलेटेड पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 13(3) में। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ट्रस्ट का या इंस्टीट्यूशन का ऑथर या फाउंडर ट्रस्ट का क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। अगर ऑथर या फाउंडर एचओएफ है तो बेसिकली एचओ का कोई भी मेंबर ट्रस्ट का क्या होगा, रिलेटिव होगा। अच्छा, ट्रस्टी या मैनेजर भी जो है क्या माना जाएगा, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का रिलेटेड पर्सन ही माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ट्रस्ट के इंप्लॉइज रिलेटेड पर्सन नहीं होते। अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि भाई ए एंड बी के रिलेटिव भी क्या होंगे, ट्रस्ट के रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। तो रिलेटिव ऑफ ए एंड बी अबव। इसी तरह से ए एंड बी का अगर किसी एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो एंटिटी भी क्या मानी जाएगी, ट्रस्ट की जो है वो एंटिटी भी ट्रस्ट की बेसिकली रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी। फिर इन लोगों ने कहा किसी पर्सन ने अगर करंट टाइम में 1 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कराए तो वो पर्सन क्या माना जाएगा, वो पर्सन जो है ट्रस्ट का रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने करंट टाइम में जो है 1 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं करा, लेकिन उस पर्सन का कंट्रीब्यूशन ठीक है ना अप टू द एंड ऑफ द 11 प्रीवियस ईयर 10 लाख से ज्यादा हो चुका है, तो वो भी पर्सन क्या मान लिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। तो अगर किसी पर्सन का करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन वो 1 लाख से ज्यादा है तो वो रिलेटेड पर्सन हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल करंट ईयर में किसी पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन 80,000 ही है, लेकिन आज तक मतलब एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तक उस पर्सन का ठीक है ना, उस पर्सन का कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट 10 लाख से ज्यादा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। तो देखो अगर ट्रस्ट क्या करता है, अपनी कोई भी इनकम रिलेटेड पर्सन पे अप्लाई करता है तो वो उस पर्टिकुलर इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो पर्टिकुलर इनकम क्या होगी, बीबीआई में 30% टैक्सेबल होगी। देखो ये रहा वो इनकम, देखो ये रही वो इनकम जो है क्या होगी, बीबीआई में 30% पे टैक्सेबल करी जाएगी। वेरी इजी। फिर लोगों ने कहा कि भाई अगर ट्रस्ट क्या करता है, अपने कोई भी फंड्स जो उसको 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करने थे नहीं करे, तो फंड्स आर इन्वेस्टेड इन अदर देन 11(5) मोड्स। तो अगर ट्रस्ट ने क्या करा है, कोई अपना पैसा है, कोई अपना फंड्स है जो 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट नहीं कराए, तो उस पर्टिकुलर इनकम पे, तो उस पर्टिकुलर फंड्स पे क्या नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड वो जो है क्या होगा, वो पर्टिकुलर फंड्स भी क्या होंगे, बीबीआई में 30% पे टैक्सेबल हो जाएंगे। देखो ये रहा भाई फंड्स आर नॉट इन्वेस्टेड इन द 11(5) मोड्स, तो वो क्या होगा, 115 बीबीआई में 30% टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी इजी। तो जितने भी फंड्स ट्रस्ट को 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करने थे, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ट्रस्ट ने जो है 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करे तो उतने फंड्स पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उतने फंड्स क्या होंगे, 30% टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर इनकम ट्रस्ट क्या करता है, अपनी इनकम अप्लाई कर देता है फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है ट्रस्ट की इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा एंड सरकार क्या करेगी, उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देगी। अपन ने पढ़ा था ना, देखो अपन ये पढ़ा था ऊपर कि भाई अगर आप क्या करते हो, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए अपनी इनकम को अप्लाई कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट अपनी इनकम को अप्लाई करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। देखो ये रहा कि भाई अगर ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट पे अपनी इनकम को अप्लाई कर देता है, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डन है। अच्छा, अब इन लोगों ने कहा कि भाई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी कास्ट में कौन इंक्लूड नहीं होता, तो पढ़ना क्या बोल रहा है ये कि पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट डज नॉट इंक्लूड शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर वुमेन चिल्ड्रन। मतलब ट्रस्ट अगर क्या करता है, शेड्यूल कास्ट को कैटर करता है, बैकवर्ड क्लास को कैटर करता है, तो वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अबव 2 केसेस आर ओनली फॉर सेकंड रिजीम इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो अपन ने 2 चीजें पढ़ी ना, किस पे अप्लाई होगी, तो वो सेकंड रिजीम वाले ट्रस्ट पे अप्लाई होगी, फर्स्ट रिजीम वाले पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, डन है। तो ये हो गया अपना कौन कौन से केसेस जहां पर आपको जो है एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर ट्रस्ट क्या करता है, अपनी इनकम रिलेटेड पर्सन के लिए अप्लाई करता है, तो क्या क्या होगा, मैंने आपको बताया कि भाई उतनी इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उतनी इनकम जो है 115 बीबीआई में 30% भी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा ट्रस्ट को पेनल्टी भी देनी है। देखो ये रहा, तो अगर ट्रस्ट ने जो है क्या करा है, पहली बार अपनी इनकम क्या करी है, पहली बार इनकम रिलेटेड पर्सन के लिए अप्लाई करी है, तो जितनी भी इनकम अप्लाई करी थी उतनी इनकम का क्या करना पड़ेगा, उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अंडर 271 AE। और अगर ट्रस्ट ने क्या करा है, सेकंड टाइम वॉल्यूशन करा है, तो उस केस में क्या होगा, पेनल्टी आपकी डबल हो जाएगी। तो जितनी भी इनकम उसने क्या करी है, रिलेटेड पर्सन के लिए अप्लाई करी है, उसका 200% क्या हो जाएगा, उसका जो है 200% उसका 200% उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात जो है बड़े ध्यान समझना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जो ऊपर एक चीज बताई थी, कुछ कंडीशंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो ये कंडीशन कि भाई अगर आपको क्या करना है, एग्जाम्पशन लेना है, तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या क्या कंडीशन होती है कि आरओई ड्यू डेट पे फाइल करो, आरओई क्या करो, ड्यू डेट पे फाइल करो, रजिस्ट्रेशन लो बकायदा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट कराओ। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है बुक्स अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करा, या फिर आरओई ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी, या फिर बुक्स अकाउंट्स आपने ऑडिट नहीं कराई, तो एग्जाम्पशन तो मिलेगा नहीं, तो उस केस में आप तो एग्जाम्पशन ले नहीं पाओगे। इसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू, लेकिन आपकी जो बिजनेस हिस्ट्री टोटल एसेट के 20% ज्यादा हो गई, तो करंट में तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ट्रस्ट अपनी इनकम कैसे निकालेगा, तो अपना लॉ क्या कहता है समझना। अपना लॉ ये कहता है कि अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन वॉलिड सर्टेन स्टेपलाइट, अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन
वायलेट्स सर्टेन स्टिपुलेटेड कंडीशन, जो मैंने आपको बता दी, अगर ट्रस्ट क्या करता है, इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट करता है तो ट्रस्ट की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? तो उन लोगों ने कहा कि इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया, ठीक है ना, फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। तो फिर अपन ये देखेंगे, भाई ट्रस्ट की टोटल एसेट कितनी है, ट्रस्ट की टोटल एसेट कितनी है, उसमें से उसने जो है टोटल एक्सपेंसेस कितने करे हैं फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, जो बैलेंस निकल के आ जाएगा, वो उसकी क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी। और ये इनकम जो है नॉर्मल सैलरी से टैक्सेबल होगी। बात समझ आई? तो अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर ट्रस्ट इनमें से कहीं पे भी फॉल कर जाता है, भाई फॉर एग्जांपल उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराई या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, तो करंट में तो उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, करंट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अपन करंट में ट्रस्ट की इनकम कैसे निकालेंगे? तो अपना लॉ ये कहता है कि जो भी उसकी टोटल एसेट है उसमें से क्या करेंगे अपन? खर्चे लेस कर देंगे जो उसने इनकर करें फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। अच्छा, खर्चे में क्या लेस नहीं होगा? तो लोगों ने कहा कि भाई अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो आपको डिडक्शन मिलेगा, तो टोटल रिसीट में से अपन क्या करेंगे? ट्रस्ट की टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे, जो भी इनकम निकल के आएगी ये इनकम पे क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट को नॉर्मल सैलरी से टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ आती है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा सुनो मेरी बात, ये जो आपके रेवेन्यू खर्चे हैं इसकी भी कुछ कंडीशंस है। देखो ये रहा, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर द क्लेम ऑफ डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या बोला इन लोगों ने कि भाई ये जो खर्चा है आपने कॉर्पस से नहीं करा है, खर्चा आपने लोन या बोरिंग से नहीं करा है। फिर लोगों ने कहा कि भाई जिस एसेट पे आप ऑलरेडी क्या ले चुके हो, पहले एप्लीकेशन ऑफ इनकम ले चुके हो, जिस एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने पहले ही ऑलरेडी क्या करा है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम ले लिया है, तो आप जो है उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं ले सकते। फिर लोगों ने एक और चीज कही कि भाई आपने जो किसी को डोनेट भी नहीं करा है, ये डोनेशन भी अलाउड नहीं है, तो सच एक्सपेंडिचर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन डोनेशन टू एनी अदर पर्सन। अच्छा, मैंने आपको बता दिया भाई कैपिटल खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, देखो क्या दे रखा है भाई, कैपिटल खर्चा इज नॉट अलाउड, कैपिटल खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। फिर अगेन वही बात कि भाई 40A बने 40A3 आपको जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराए तो टीडीएस काटा था तो काटो, 40A3 का भी आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। फिर लोगों ने एक और चीज कही कि भाई ये जो आपकी इनकम निकल के आई है ना, ये जो आपकी क्या निकल के आई है? इनकम निकल के आई है, इस इनकम में से किसी भी जो है लॉसेस वॉसेस का सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा। देखो क्या दे रखा है, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस shall be allowed to the SSC under any other provision of the act। तो मोटा मोटी इस इनकम में से आपको जो किसी भी तरह का कोई भी दूसरा डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये वाली चीज क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको जो है 115 BBI तो करा दिया, भाई 115 BBI में कौन कौन सी इनकम जो है 30% टैक्सेबल होती है, मैंने आपको करा दिया। अच्छा, ये जो आपकी इनकम है ना, ये जो आपकी डीम इनकम मानी जाती है, इस इनकम में से अगेन किसी भी तरह का कोई खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। तो 115 BBI जो है मैंने आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिस्पेक्टिव टॉपिक के साथ कराई दिया। ठीक है, डन है। अब अपना जो है एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, विच इज 115 TD, ठीक है ना, विच इज टैक्स ऑन एग्रीगेटेड इनकम। आ जाओ देखते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, विच इज सेक्शन 115 TD। 115 TD क्या बोलता है समझना भाई, अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या फिर ट्रस्ट ने जो है क्या करा है अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करा, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई करा लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, या फिर ट्रस्ट ने जो है बेसिकली अपनी रजिस्ट्रेशन को जो है रिन्यू नहीं कराया, तो उस केसेस में क्या होगा? इन पर्टिकुलर केसेस में ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा? एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जिट टैक्स पे करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एग्रीगेटेड इनकम निकालोगे, और जो एग्रीगेटेड इनकम निकल के आई उस पर क्या करोगे? 34.944% टैक्स पे करोगे। अच्छा, 30% टैक्स, 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इफेक्टिव कितना हो गया? 34.944% हो गया। अब बात करते हैं अपन एग्जिट टैक्स का आपको पे करना होता है, तो मैंने आपको बता दिया इन केसेस में आपको एग्जिट टैक्स पे करना है। इसी तरह से अगर ट्रस्ट क्या करता है, अपने आप को मर्ज कर लेता है एक दूसरी एंटिटी से, एक दूसरे ट्रस्ट से जिनके ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, मतलब एक योगा वाला ट्रस्ट है, एक एजुकेशन वाला ट्रस्ट है, मर्ज हो गया, तो क्या पे करना पड़ेगा? एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा मर्जर विद द एंटिटी नॉट हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, या फिर आपने क्या करा है एक ऐसे एंटिटी के साथ मर्जर कर लिया जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट है जो बेसिकली योगा का ऑब्जेक्ट है और वो सेकंड रेजिम में रजिस्टर्ड है, एक दूसरा ट्रस्ट है जिसका बेसिकली योगा का ही ऑब्जेक्ट है लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता है तो अगेन क्या लगेगा? अगेन जो है बेसिकली इसको एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मर्जर विद द एंटिटी नॉट हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या फिर मर्जर विद द एंटिटी जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस केस में अगेन क्या लगेगा? एग्जिट टैक्स लगेगा। इसी तरह से इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ट्रस्ट का क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन हो जाता है, तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है? डिसोल्यूशन के विदिन 12 मंथ्स में अपने सारे के सारे एसेट्स किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो क्या लगता है? एग्जिट टैक्स लगता है। पढ़ो भाई, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसोल्यूशन विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। ये बात समझ आई? तो इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस में जो है बेसिकली एग्जिट टैक्स लगेगा। तो लेवाई ऑफ एग्जिट टैक्स शैल बी इन एडिशन टू द इनकम चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ एंटिटी, मतलब ये तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जो आपको नॉर्मल टैक्स पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको जो है 34.944% का एग्जिट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है एक ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्ज हो जाते हो जिनके ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? एग्जिट टैक्स लगेगा। अच्छा, सवाल आता है कि भाई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली 1023C का क्या कर रहा है? एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है। एक दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है? सेकंड रेजिम में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है। अच्छा, अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता है तो एग्जिट टैक्स लगेगा क्या? तो एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। तो अपना लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल दो ट्रस्ट हैं, एक ट्रस्ट फर्स्ट रेजिम का है, एक ट्रस्ट सेकंड रेजिम का है, अगर ये दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं,
दोनों के ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो एग्जिट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्लैरिफिकेशन है। पढ़ो, ये लोगों ने कहा भाई व्हेन अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड अंडर वन या सेकंड regime एज द केस में बी merges with the another approved or registered entity under either regime this section not apply। बस एक क्लैरिफिकेशन डाल दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई आपका जो एग्जिट टैक्स है कब लगेगा। अब एग्जिट टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रस्ट की एग्रीगेटेड इनकम निकालेंगे। अच्छा, एग्रीगेटेड इनकम कैसे निकलेगी, देखो ये रहा। एग्रीगेटेड इनकम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ट्रस्ट का जो है टोटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, उसमें से अपन क्या करेंगे ट्रस्ट की टोटल लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ट्रस्ट का जो है एग्रीगेटेड इनकम मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई टोटल एसेट में से कौन कौन से एसेट कंसिडर नहीं करने हैं, तो अपना लॉ ये कहता है भाई फॉलोइंग एसेट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन द एग्रीगेटेड इनकम। कौन कौन से एसेट, तो जो एसेट ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर इनकम से कमाए थे, जो एसेट ट्रस्ट ने क्या करे हैं एक्वायर करे हैं आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो एसेट ट्रस्ट ने क्या करा है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, उनको भी जो है कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगर आपका डिसोल्यूशन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, अपने सारे एसेट्स क्या करने पड़ते हैं, किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो अपना लॉ ये कहता है कि जितने आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनको जो है एग्रीगेट इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही कि एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, जिस दिन ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ था से लेके जिस दिन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस दौरान अगर कोई एसेट खरीदे गए हैं तो उनको भी जो है इंक्लूड आपको नहीं करना है। अच्छा, इन एसेट के रिस्पेक्ट में कोई लायबिलिटीज है तो वो भी जो है एग्रीगेट इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगी। तो लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेट हैज टू बी इग्नोर्ड। अब सवाल आता है कि भाई अपने को जो एसेट्स हैं और ये जो लायबिलिटीज है किस दिन के देखने हैं, तो अपने लॉ ने क्या बोला, देखो ये रहा अपना लॉ ये बोलता है कि भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के दिन की अपन क्या करेंगे, ट्रस्ट की बैलेंस शीट देखेंगे, उस बैलेंस शीट से अपन क्या करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फिगर्स को पकड़ेंगे। अच्छा, अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के अपन को पकड़ना है, तो वैल्यूएशन डेट क्या लेंगे वो अपन देख रहे हैं। इसी तरह से अगर मर्जर कर ले, अगर 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 ट्रस्ट क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, ट्रस्ट जो है मर्जर हो जाता है, ट्रस्ट का मर्जर हो जाता है एक ऐसे ट्रस्ट के साथ जो रजिस्टर्ड ही नहीं है या फिर एक ऐसे ट्रस्ट के साथ जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, तो डेट ऑफ मर्जर के अपन क्या करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू पकड़ेंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या ली जाएगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन की जो है आपकी बैलेंस शीट के फिगर्स लिए जाएंगे। अच्छा, फेलियर टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट डेट फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल की क्या ली जाएगी, बैलेंस शीट ली जाएगी, उस बैलेंस शीट में अपन एसेट्स एंड लायबिलिटी के फिगर को पकड़ेंगे। अब मैंने क्या बोला कि भाई टोटल एसेट का आपको फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ना है, टोटल एसेट का आपको फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ना है। तो देखो ये रहा, टोटल एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ट्रस्ट की आपको बैलेंस शीट पता चल गई, ट्रस्ट की जो है आपको बैलेंस शीट पता चल गई। अब बैलेंस शीट में से अपन क्या करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी को पकड़ेंगे। अब कौन कौन से एसेट्स एंड कौन कौन से लायबिलिटीज को पकड़ना है, तो इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई अपन जो है ट्रस्ट के सारे एसेट्स को पकड़ लेंगे, तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ट्रस्ट के सारे एसेट्स की अपन जो है फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कौन कौन से एसेट्स की नहीं निकालनी है, तो देखो एक 3 एसेट जो अपन ऊपर पकड़े, 3 एसेट जो अपन ऊपर पड़े थे इनको जो है इंक्लूड मत करना। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स जो है बेसिकली एसेट में इंक्लूड नहीं होंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है अपने को एसेट नहीं मानना है। अच्छा, इसी तरह से लायबिलिटीज अपने को जो है किसी पर्टिकुलर डेट की वैल्यूएशन डेट की बैलेंस शीट मिल गई, वैल्यूएशन डेट की बैलेंस शीट मिल गई। अच्छा, अपन जो है उसमें से क्या करेंगे लायबिलिटीज को पकड़ेंगे, तो बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द ट्रस्ट, सारी की सारी लायबिलिटीज को पकड़ लेना। लेकिन ये सारी चीजें जो है आपकी लायबिलिटीज नहीं है, इनको जो है लायबिलिटीज मत मानना। देखो क्या दे रखा है भाई, कॉर्पस या फिर कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर अनसेटल्ड लायबिलिटी और कंटिजेंट लायबिलिटी, ये लायबिलिटीज नहीं है। अच्छा, अब अपने एसेट्स पकड़ लिए, बैलेंस शीट में अपने एसेट्स पकड़ लिया। अब एसेट्स की अपने को चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखो ये रहा। देखो अगर ट्रस्ट ने क्या कर रखा है, कोई लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज परचेस कर रखी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है वैल्यूएशन डेट का एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस पकड़ लेंगे। तो एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन द स्पेसिफाइड डेट इन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, वैल्यूएशन डेट पर अगर ट्रेडिंग नहीं हुई है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पकड़ लेंगे जिसमें ट्रेडिंग हुई थी। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी। अच्छा, तो ये आपका स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड डेट का मतलब है ये आपका जो अपन ऊपर वैल्यूएशन डेट पकड़ा था। इसी तरह से अगर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, तो अपन देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओपन मार्केट वैल्यू और एचडीवी विचर इज हायर। अच्छा, अगर ट्रस्ट ने क्या कर रखा है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर ट्रस्ट ने अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके अपन फेयर मार्केट वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, अगर ट्रस्ट ने क्या कर रखा है, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है अदर देन इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अनकोटेड इक्विटी शेयर ऊपर आ गए ना, तो अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स, तो उसके अपन फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पकड़ेंगे, तो उन लोगों ने कहा अपन क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर या फिर अकाउंटेंट। अच्छा, बाकी सारे एसेट्स, बाकी अदर एसेट्स के अपन कर लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। अब सुनो मेरी बात, अगर ट्रस्ट ने क्या कर रखा है, फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट है उसने क्या कर रखा है, एक ट्रस्ट है उसने रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के जो है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इसकी जो है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को जो है बेसिकली रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की क्या करनी पड़ेगी, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ कैसे निकलेगी, तो अपन करेंगे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे। देखो, तो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अपने को क्या करना है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ए प्लस बी माइनस एल। ए प्लस बी का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अच्छा, ये किसके फिगर्स पकड़ रहे हैं अपन, ये फिगर्स पकड़ रहे हैं अपन रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के। अच्छा, फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं भाई रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 लाख है।
अच्छा, ट्रस्ट ने जो है कितने एक्वायर कर रखे हैं? ट्रस्ट ने जो है बेसिकली 10,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की जो है पूरी की पूरी नेटवर्थ निकालेंगे। अच्छा, ये का मतलब क्या है, तुम लोगों ने कहा भाई बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कवर्ड इन बी अबव। तो हम लोग क्या करना है, सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़नी है एक्सेप्ट बी। बी की अपन क्या करेंगे, बी की अपन जो है फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ेंगे। अच्छा, ये जो अपन बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट एक्सेप्ट कवर्ड इन बी मतलब बेसिकली शेयर्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, बुलियन हो गया, ज्वेलरी हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, इसके अपन को फेयर मार्केट वैल्यू पकड़नी है। अच्छा, अब ये ए प्लस बी का मतलब क्या है, टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो लोगों ने कहा कि भाई टीडीएस टीसीएस, ठीक है ना, डिफर्ड टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तो अपने को ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसमें से अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को लेस करेंगे, तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज। लेकिन लाइबिलिटीज में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन रिजर्व लाइबिलिटी माना जाएगा, डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन फॉर अनअसेटेड लाइबिलिटीज नहीं है, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज जो है आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो आपकी क्या है, सॉरी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, जो आपकी क्या है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, उन पे जो अरियर्स और डिविडेंड है वो क्या माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा। तो अपन ने क्या करना है, अपन ने सिंपली जो है ए प्लस बी माइनस एल करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ मिलेगी। फॉर एग्जांपल रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ कितनी निकल के आई, इधर लिख लेते हैं, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ निकल के आई 25 लाख। अच्छा, अब ये तो क्या है, पूरी की पूरी कंपनी की, पूरी की पूरी रिलायंस की जो है नेटवर्थ है। मुझे तो ये देखना है कि जो ट्रस्ट ने 10,000 शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं उनकी जो है ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे भाई, 25 लाख तो क्या है पूरी कंपनी की, 25 लाख जो है पूरी कंपनी की क्या है, पूरी कंपनी की नेटवर्थ है। अच्छा, रिलायंस में टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स है 1 लाख। तो बेसिकली एक शेयर की मुझे फेयर मार्केट वैल्यू मिल गई। अच्छा, ट्रस्ट के पास कितने हैं, ट्रस्ट के पास 10,000 शेयर्स है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो ट्रस्ट ने इन 10,000 शेयर्स परचेस कर रखे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मुझे मिल जाएगी। वेरी इजी। तो अपन ने ये देखा कि भाई जो आपका ट्रस्ट है उसको क्या करना पड़ता है, एग्जिट टैक्स पे करना पड़ता है। एग्जिट टैक्स कब पे करना पड़ता है मैंने आपको बता दिया। एग्रीगेटेड इनकम कैसे निकलेगी वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एग्रीगेटेड इनकम कैसे निकलती है भाई, अपन करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, आपको मिल जाएगी एग्रीगेटेड इनकम। इस पे आप क्या करोगे, 34.944% टैक्स पे कर दोगे। अच्छा, अभी जो आपका एग्जिट टैक्स है ये आपको क्या करना पड़ता है, विदिन 14 डेज पे करना है। देखो ये रहा, ये आपका जो एग्जिट टैक्स है विदिन 14 डेज पे करना है। अच्छा, ये 14 डेज कहां से काउंट कर जाएंगे, तो इसके लिए अगर आपने मर्जर करा है तो डेट ऑफ मर्जर से। अगर फॉर एग्जांपल नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन है, तो उन लोगों ने कहा जिस दिन आपके 12 मंथ्स एक्सपायर हो जाते हैं उस दिन से जो आपको उस दिन के विदिन 14 डेज में आपको टैक्स पे करना है। अच्छा, अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करा था तो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के विदिन 14 डेज में आपको क्या करना है, एग्जिट टैक्स पे करना है। अच्छा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, कमिश्नर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, कमिश्नर ने जो है आपका रजिस्ट्रेशन क्या करा, कैंसिल कर दिया। अच्छा, आपने आईटेट में क्या करी, अपील फाइल कर दी, तो आईटेट का ऑर्डर आ गया, उसके विदिन 14 डेज में क्या करोगे, उसके विदिन 14 डेज में एग्जिट टैक्स पे करोगे। अच्छा, कमिश्नर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा, आपने जो अपील फाइल नहीं करी, तो जिस दिन आईटेट का अपील का टाइम लिमिट, आईटेट की अपील को फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो रहा है, उधर से विदिन 14 डेज में आपको क्या करना है, एग्जिट टैक्स पे करना है। अच्छा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करा है पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपको आपके 14 डेज कहां से काउंट कर जाएंगे, सेम जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अगर आपने जो इसके लिए अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करा है पर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा भाई, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल आपने क्या करा है अपने ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करा है उसके प्रीवियस ईयर के एंड पे आ जाएंगे, उधर से जो है विदिन 14 डेज में आपको एग्जिट टैक्स पे करना है। अच्छा, अगर आप एग्जिट टैक्स विदिन 14 डेज के अंदर पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है ना, ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स। तो जितना भी आपका एग्जिट टैक्स आ रहा है उससे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। कब से कब तक, तो लोगों ने कहा 14 दिन आपका, 14 दिन आपके खत्म हो गए, उसके अगले दिन से लेके जिस दिन आपने क्या करा एग्जिट टैक्स पे करा है उधर तक आप क्या करोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे। अच्छा, अगर आप जो है एग्जिट टैक्स पे नहीं करते हो, अगर आप विदिन 14 डेज एग्जिट टैक्स पे नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो ट्रस्टी है एंड जो ट्रस्ट है उसको क्या मान लिया जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई फर्दर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन टू अ रेसिपिएंट which is not a charitable organization, so recipient of the assets shall also be liable to be held as SSC in default in case of non payment of tax and interest। तो देखो भाई अपन एक चीज पढ़ी थी ना भाई, अगर आपका डिसोल्यूशन होता है तो विदिन 12 मंथ्स में आपको क्या करना पड़ता है, विदिन 12 मंथ्स में आपको किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को सारे के सारे एसेट्स जो है क्या करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने जो है किसी ऐसे पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी ऐसे पर्सन को या फिर किसी ऐसे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस केस में आपको एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। अपना लॉ ये कहता है कि भाई आपको जो है विदिन 14 डेज में एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने विदिन 14 डेज एग्जिट टैक्स पे नहीं करा तो जिस इंस्टीट्यूशन को जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको आपने करा था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी क्या मान लिया जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। अच्छा, सरकार क्या कर सकती है, उससे भी टैक्स रिकवर कर सकती है। लेकिन इन लोगों ने कहा हाउएवर इन सच केस रेसिपिएंट का लायबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू विच द एसेट्स आर रिसीव्ड बाय हिम इन विच इज केपेबल ऑफ मीटिंग द लायबिलिटी। तो मोटा मोटी जितने एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जितने एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं रेसिपिएंट को, उतना अपन क्या कर सकते हैं, जो सरकार है वो टैक्स उससे रिकवर कर सकती है। लॉजिकली बात समझाई ना, वापस समझ लेना। अपन ने ये पढ़ा था कि भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे जो ट्रस्ट है उसको विदिन 12 मंथ्स क्या करना पड़ते हैं, अपने सारे के सारे एसेट्स किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। अगर उसने किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो क्या लग जाता है, एग्जिट टैक्स लग जाता है। अच्छा, अगर ट्रस्ट ने विदिन 40 डेज एग्जिट टैक्स पे नहीं करा तो सरकार क्या कर सकती है, रेसिपिएंट ट्रस्ट से भी जो है क्या कर सकती है, पैसा रिकवर कर सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अपना पूरा क्या होता है, ट्रस्ट टैक्सेशन का जो है
रिवीजन कंप्लीट होता है। एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि ट्रस्ट की अपन टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम में से 15% उसको फ्लैट डायरेक्शन मिल जाएगा, 15% फ्लैट डायरेक्शन मिल जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 85% आ जाएगा। ये 85% एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, जितना आप खर्च कर दो, जितना आपने खर्च करा उतना डायरेक्शन मिल जाएगा, जितना आपने 11 में एक्यूमुलेट करा उतना डायरेक्शन मिल जाएगा। अपन ने जो है बेसिकली डीम्ड एप्लीकेशन के केस देखे थे दो, तो अगर फॉर एग्जांपल एसएससी ने अगर एओ को एप्लीकेशन फाइल करी है तो उतना डीम्ड मान लिया जाएगा। तो 85% में से जितना आपने खर्च कर दिया, जितना आपने अप्लाई कर दिया, डीम्ड अप्लाई कर दिया, वो लेस हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस बच गया वो क्या होगा, वो जो है नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल करा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 100, आपने 15 तो फ्लैट डायरेक्शन मिल गया, आपको अप्लाई करना था 85, आपका जो है टोटल एप्लीकेशन कितना निकल के आ रहा है, टोटल एप्लीकेशन निकल के आ रहा है 75 का, तो बच कितना गया 10। तो ये जो 10 रुपीज बच गया ये क्या होगा, ये जो है नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल करा जाएगा। वेरी इजी। अब सुनो मेरी बात, टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया भाई ट्रस्ट की जो है बेसिकली कैबियंस इनकम हो सकती है, आईएफओएस की हो सकती है, हाउस वाइड की हो सकती है, अच्छा इंसिडेंटल बिजनेस से हो सकती है, अच्छा फिर एनोनिमस डोनेशन जो एग्जाम्पशन लिमिट थी, मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो आपका 5% टोटल डोनेशन और 1 लाख विच हायर क्या करा जाता है, नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करा जाता है, वो भी इधर आ जाएगा। अच्छा बाकी जो बैलेंस एनोनिमस डोनेशन है वो अपन जो है नीचे सेपरेटली लेंगे। क्यों सेपरेटली लेंगे, क्योंकि ये जो है क्या होता है 30% में टैक्सेबल होता है। अच्छा इस तरह से ट्रस्ट की जो भी ग्रॉस रिसीट है वो अपन क्या करेंगे, इनकम में कंसिडर कर लेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट डोनेशन को हटा देना, कॉर्पोरेट डोनेशन ग्रॉस रिसीट में इनको नहीं होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट डोनेशन क्या होती है, एग्जेंट होती है। अच्छा इस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ग्रांट एग्जेंट होती है, इस तरह से एग्रीकल्चर इनकम को इधर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो भी फुल्ली एग्जेंट होती है। अच्छा 1023C पॉइंट नंबर 1 एंड 2 की भी इनकम फुल्ली एग्जेंट होती है, तो इधर कवर करने की आपको जरूरत नहीं है। वेरी इजी। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्रस्ट के अपन टोटल इनकम पकड़ेंगे, 15% फ्लैट डायरेक्शन दे दिया, जितना ये क्या निकल के आ गया 85% निकल के आ गया, जितना आप अप्लाई कर दोगे उतना लेस हो जाएगा, बाकी जो बैलेंस है क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा जो एनोनिमस डोनेशन है, जो एनोनिमस डोनेशन उसको आप सेपरेटली लोगे, उसको जब आप सेपरेटली नीचे लिखोगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो है 30% टैक्सेबल करा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ट्रस्ट का जो है एनोनिमस डोनेशन कितना है 20 है, तो ये जो 20 है क्या होगा 30% टैक्सेबल होगा। इसी तरह से जो 115 बीबीआई की डीम इनकम है उसको भी अपन क्या करेंगे, नीचे सेपरेटली लेंगे, क्योंकि ये भी क्या होता है 30% टैक्सेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल जो डीम इनकम है, जो आपकी 115 बीबीआई की डीम इनकम है वो कितनी है 30 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है आपका सेपरेटली लिया जाएगा, क्योंकि ये 30% टैक्सेबल है। तो देखो ट्रस्ट की टोटल इनकम कितनी होगी, टैक्सेबल टोटल इनकम कितनी हो गई 10 + 20 + 30। कैसे भाई 10 तो क्या होगा, 10 तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, 20 जो है बीबीसी में 30% टैक्सेबल होगा, और 30 रुपीज जो है क्या होगा बीबीआई में 30% टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से जो है क्या निकल के आ जाएगी, ट्रस्ट की जो है टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाएगी। तो फाइनली जो है अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि भाई रिवीजन आपका कैसा लगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।